My dear friends, I, Vinod Gupta, personally welcome you all to the DirectX classes. Let me remove a fear from your mind that DirectX is difficult. Believe me, it is not difficult at all. It is very, very wide subject. I'll be covering this course in approximately 75 lectures. I'll be covering not only the theoretical portion, but 100% practical aspects of your life. And believe me, after the classes are over, you will be successfully able to handle the exams, plus also successfully handle the practical life in your CA firms. Friends, I remember the days when the satellite classes, I should say virtual classes, were not there. I used to take 10 batches in a year, and frankly, I used to leave many portions because I had to rush for another batch. But in these virtual classes, we make sure that 100% topics are covered in the class itself. I said I remember the days when I used to take 10 batches. People from all over India used to come here, live in very poor conditions in the PGs. But now, you have the facility of viewing these classes from your hometown, from your homes and nearby. I understand the pressure on Delhi has also eased. Friends, एक माइंड में जो आपके रहता है कि इन क्लासेस में, सिंस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपकी क्वेरीज कैसे हैंडल होंगी. बिलीव मी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. या 600 बच्चा बैठा होता है जब रिकॉर्डिंग होती है. रिकॉर्डिंग जो मैं क्लासेस देता हूं, ये डायरेक्ट उनकी रिकॉर्डिंग है. कोई एडिट नहीं किया जाता. जो स्टूडेंट क्वेरी पूछता है, मैं रिपीट करता हूं ताकि आप लोग उस क्वेरी को सुन सके, उसका आंसर सुन सके. ये 600 बच्चे जैसे सोचते हैं, मुझे मालूम है आप लोग भी वैसे ही सोचते हैं. तो मोस्टली क्वेरीज आर रिजॉल्व इन द क्लास इटसेल्फ. प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस है 25 साल का, मुझे मालूम है कि स्टूडेंट के माइंड में किस तरह क्वेरीज आती हैं. तो मैं कोशिश करता हूं कि क्लास में उन क्वेरीज को खुद ही ले लूं अगर स्टूडेंट्स नहीं पूछते. तो क्वेरीज, बिलीव मी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इन एनी केस, अगर आपकी क्वेरीज अनरिजॉल्व रह जाती हैं, आप मुझे एसएमएस करिए. मेरा नंबर ब्रेक में जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें दिया हुआ है, या अपने सेंटर इंचार्ज से ले लीजिए. आप अपनी क्वेरी एसएमएस करिए. विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द रिप्लाई. आज भी अगर मुझे 100 क्वेरीज आती हैं, 94 क्वेरीज वो होती हैं जो मैंने क्लास में बोली होती है, स्टूडेंट सुनता नहीं है. 5% क्वेरीज होती हैं जिनका हेड एंड टेल मतलब ही नहीं होता. सिर्फ 1% क्वेरी होती है जो लॉजिकल होती है. तो मैं चाहूंगा आप 1% क्वेरीज पूछे, यानी लॉजिकल क्वेरीज पूछे, एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज. टेलीफोन आप सुबह 10 से 11 कर सकते हैं, but normally the phone remains so busy that I'm not able to handle the phone. Best way is that you send me the SMS and you'll get the reply within 24 hours. मुझे कई लोगों ने कहा कि I should start my classes on satellite mode. But with my experience, I feel that virtual classes are much better than the satellite classes. क्योंकि यहां आपके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, बैचेस के ऑप्शन हैं. बाई चांस सेंटर इंचार्ज देर से आ रहा है तो आपकी क्लास मिस नहीं होती है. अगर वेदर खराब है तो क्लास मिस नहीं होती है. तो मैंने बहुत सोच समझकर इन क्लासेस को रिकॉर्डेड मोड में ही रखा है. आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, सेंटर इंचार्ज को बताइए. अगर विद इन 24 आवर्स आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, आप मुझे डायरेक्ट एसएमएस करिए, and I'll make sure that your problems are resolved at the earliest. So friends, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा. आप अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं. I wish you all the best and success. Happy viewing the classes. Thank you very much.
is basically introduction जो आज हम कवर करेंगे उस पर आगे जाकर हम 5-6 लेक्चर डिवोट करेंगे। तो आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, उसे डीप में डिटेल में मत पढ़िएगा, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और कुछ सेक्शंस का। बिफोर वी स्टार्ट, एक फियर, एक डर जो सभी सीए स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि डायरेक्ट टैक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स एक तरफ और सेकंड ग्रुप के 3 सब्जेक्ट एक तरफ बराबर होते हैं, बट बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स इज वेरी वेरी सिंपल, ओनली थिंग इज इट इज वेरी वेरी वाइड। तो डायरेक्ट टैक्स टफ नहीं है, बिल्कुल बहुत वाइड सब्जेक्ट है ये। एग्जामिनर आपसे कुछ भी थ्योरी नहीं पूछता है, सारी आपसे प्रैक्टिकल लाइफ पूछी जाती है। एग्जामिनर 100% क्वेश्चंस में आपसे प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस पूछता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि हम आर्टिकलशिप में इनकम टैक्स नहीं देखते हैं, सिर्फ ऑडिट ही करते रह जाते हैं। और फ्रैंकली जो प्रैक्टिकल लाइफ में इनकम टैक्स होता है वो हम एक्सपोज नहीं हो पाते उसको। तो इन लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि आपको प्रैक्टिकली बिल्डअप करूं, चाहे कैपिटल गेन्स हो, कैप गेन्स हो या असेसमेंट प्रोसीजर्स हो, सब टॉपिक्स में आपको प्रैक्टिकली बिल्डअप किया जाए। उससे फायदा आपको ये होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसे यूज कर सकते हैं और एग्जामिनेशन से भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अपने सीनियर से पूछिएगा कि डायरेक्ट टैक्स, और आपको डरा नहीं रहा, एक्चुअली बता रहा हूं कि अराउंड 1700-1800 पेज हो जाते हैं हमारा एंड तक, बट उसको कवर करने के लिए मैं आपको एक समरी देता हूं। तो समरी बेसिकली एक इन 1700-1800 पेज का समराइज वर्जन होता है कि एग्जाम से पहले आपको यही याद रखना है। इस सब्जेक्ट में आपको कुछ भी मगअप नहीं करना, कुछ भी मगअप नहीं करना। सेक्शन के नंबर याद नहीं रखने, सेक्शन की लैंग्वेज याद नहीं रखनी, सिर्फ सेक्शन क्या कहता है, उसका एम क्या है, सेक्शन का क्रक्स क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए। पहले 3-4 लेक्चर हम बहुत स्लो चलेंगे ताकि यू गेट अडेप्टेड टू माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स विल बी गोइंग वेरी वेरी स्लो और ग्रेजुअली हम स्पीड गेन करेंगे, बिकॉज कोर्स बहुत वास्ट है और हमारा एम होता है कि 76 to 77 लेक्चर्स में कोर्स कंप्लीट किया जाए। तो हम ज्यादा कोर्स खींचेंगे तो आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, प्लस आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स अकेला सब्जेक्ट नहीं है। So we'll be completing this course in 76 to 77 lectures. मैं होमवर्क बिल्कुल नहीं देता हूं, क्योंकि होमवर्क जब भी देता हूं कोई करता नहीं है, और मेरा एक्सपीरियंस रहा जो भी होमवर्क दिया उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो मैंने होमवर्क देना ही बंद कर दिया। इसलिए आप क्लास में डिस्कशन को सुने, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताया करूंगा कि ये लॉ क्यों बना। वो इसलिए बताता हूं कि आपके माइंड में सेट हो जाए चीज, लॉ सेट हो जाए कि लॉ क्यों बना, क्या प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से लॉ बनाया गया। तो फ्रेंड्स, तो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपका जो एग्जाम है उसमें वेल्थ टैक्स की कवरेज 10 मार्क्स की होती है। जब कुछ भी आप सेपरेट नोट मत करिएगा, जहां भी आपको नोट करने की जरूरत होगी मैं बता दूंगा, नोट कर लीजिए, अदरवाइज बिना बात पे नोट मत करते रहिएगा। एवरीथिंग इज इन द मॉड्यूल, हर कुछ मॉड्यूल में दिया हुआ है। वेल्थ टैक्स इज 10 मार्क्स, इनकम टैक्स इज 90 मार्क्स। ये मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ, सेवन क्वेश्चन आ गया, 7 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसमें वेल्थ टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, जहां 10 मार्क्स इज वेल्थ टैक्स, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 6 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है आपको कि इन क्लासेस को प्रॉपर्ली सुनिए। सब कुछ मॉड्यूल में लिखा हुआ है। इन क्लासेस को आप प्रॉपर्ली सुनेंगे तो आप रिटेन कर पाएंगे। ये मत सोचिएगा कि सब कुछ मॉड्यूल में मैं घर जाके पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, बाद में आप देखिए कि आप नहीं पढ़ पाते। इन मॉड्यूल्स के अलावा आपको कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। इन मॉड्यूल्स के अलावा आपको कुछ भी रेफर नहीं करना। ये मॉड्यूल्स अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। इंस्टीट्यूट एक पब्लिकेशन निकालता है, टेक्स्ट प्रैक्टिस मैनुअल। इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशन है टेक्स्ट प्रैक्टिस मैनुअल। वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही अटेम्प्ट करने की जरूरत है। टेक्स्ट प्रैक्टिस मैनुअल कुछ भी नहीं है। पिछले जो 10 साल के क्वेश्चन आंसर्स आए हैं आपके, जैसे जो 10 साल में क्वेश्चंस आए हैं सीए फाइनल में, उन सबको कंपाइल किया गया है। इनफैक्ट मैंने क्या किया है, 1990 से लेकर 2013 तक जितने भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, इनफैक्ट 14 तक, 1990 से लेकर 2014 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट एक्सेस में, वो आपको हर मॉड्यूल के एंड में या चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे। तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सफिशिएंट है। अगर मैं बात करूं 24 साल मीन्स 48 अटेम्प्ट। तो 48 अटेम्प्ट से जो क्वेश्चन आए हैं रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में, जैसे अगर आप देखें मॉड्यूल 1 में पेज 247 ऑनवर्ड्स, ये आपके पिछले 48 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस हैं विद द आंसर्स एज पर द लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 2014। ये सॉल्व है एज पर द लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 2014। तो एज सच यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू टेक्स्ट प्रैक्टिस मैनुअल बाय द इंस्टीट्यूट। ये अपने आप में खुद ही टेक्स्ट प्रैक्टिस मैनुअल ये है। इंस्टीट्यूट एक केस लॉस की बुक निकालती है। इंस्टीट्यूट एक केस लॉस की बुक पब्लिश करती है। वो सारे के सारे केस लॉस आपके मॉड्यूल्स में इनकॉर्पोरेटेड है। तो आपको इंस्टीट्यूट की कोई भी पब्लिकेशन रेफर करने की जरूरत नहीं है। ऑल द पब्लिकेशंस हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस मॉड्यूल। अगर आप इंडेक्स से बात देखेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, so these 41 topics will be covered in the class. अगर आप कैवियर्स देखें 17th topic, I have written except sections 54 to 54H, क्योंकि 54 to 54H आपने आईपीसीसी भी किए होंगे, बट आप कहेंगे आईपीसीसी में सब कुछ ये टॉपिक्स बहुत सारे और भी किए हुए हैं, बट 54 to 54H इस पर मैंने पूरे सेक्शंस विद समरी मॉड्यूल में दिए हुए हैं। हर सेक्शन पर 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। प्लस इन सेक्शंस पर मैं आपके साथ 3 से 4 घंटे डिवोट कर दूंगा, यानी एक फुल लेक्चर इन पर डिवोट कर दूंगा। रीजन ये है कि फाइनेंस एक्ट 14 से इन सेक्शंस में अमेंडमेंट्स आई हैं, प्लस कुछ नए केस लॉज आए हैं ऑन 54 to 54H जो क्लास में करने मस्ट हैं। तो ऑल्दो मैंने लिखा है कि 54 to 54H कवर नहीं किए जाएंगे, बट जो भी इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, एक सेक्शन है 54GB जो नया सेक्शन आया था फाइनेंस एक्ट 12 से, वो भी मैं पूरा कवर कराऊंगा आपको। So as such, although I mentioned 54 to 54H will not be covered, but we'll be devoting one full lecture on these sections.
अगर आप टॉपिक देखें सैलरी का, 33 टॉपिक, तो सैलरीज, इसमें से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आता है आपको, और पिछले 4-5 अटेम्प्ट से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया आपको सैलरी में से, पिछले 4-5 अटेम्प्ट में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। बट स्टिल जो सैलरी में इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लाइक ईसॉप जानते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम, तो सैलरी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आइए। So today I told you it's only introduction. May 15 and November 15 एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 14 इज एप्लीकेबल। तो नवंबर 15 के लिए भी फाइनेंस एक्ट 14 इज एप्लीकेबल। Finance Act 15 will not be applicable at all even for November 15 examination. जो Finance Act 15 है, बजट 2015 will not be applicable for November 15 examination. So for May 15 as well as November 15 examination, Finance Act 2014 is applicable. इनकम टैक्स में यू हैव अ प्रीवियस ईयर, इसे हम एब्रीविएट करेंगे एज PY। प्रीवियस ईयर 31 मार्च को हमेशा एंड होता है, तो प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन 31 मार्च। व्हेन आई से प्रीवियस ईयर 2015, इट मीन्स वॉट, जो आपने इनकम अर्न की है, जो आपने इनकम अर्न की है इन विच पीरियड 1/4/2014 से लेकर 31 मार्च 15। तो प्रीवियस ईयर 2015 31 March 15 means the income which you have earned in the period 1st April 14 to 31st March 15. So for November 15 and May 15 examination, previous year 31st March 2015 is relevant. Income tax में we always talk in terms of assessment year. Income tax में we never talk in terms of previous year. We talk in terms of assessment year. Assessment year always follows the previous year. Assessment year हमेशा previous year को follow करता है। So for previous year 31st March 15, assessment year जिसे हम एब्रीविएट करते हैं AY is 2015-16. तो इनकम असेसमेंट या 15-16 की है, इनकम असेसमेंट या 15-16 की, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम इज ऑफ प्रीवियस ईयर 31st March 15। तो इनकम टैक्स में वी टॉक इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर ऑलवेज फॉलोज द प्रीवियस ईयर। So for previous year, 31st March 2015, the assessment year is 2015-16. Assessment year 2015-16, it comprises of the period, assessment year 2015-16 comprises of the period 1/4/2015
to 31st March 2016। जैसे हम आगे जाके ड्यू डेट पढ़ेंगे, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम is 30th September of the assessment year. Due date of filing the return of income is 30th September of the assessment year. अब देखिए, मेरा प्रीवियस ईयर है 31st March 2015. What is the assessment year? 1560. Due date है 30 September of the assessment year. assessment year ये है मेरा, इसमें 30 सितंबर कौन सा है? 30th September 2015. So due date for filing of return of income of previous year 31st March 15 is 30th September of the assessment year. That means 30th September 2015. हम आगे जाके पढ़ेंगे, लिखेगा मत, अभी लिखेगा मत, आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर आपने इनकम छिपाई है, अभी मैं नॉन टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, अभी बिगिनिंग है, बाद में हम टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे। इनकम छिपाई है उसे हम बोलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। बट सिंस यू आर न्यू टू दिस टॉपिक एट द फाइनल लेवल, अभी हम लेमेन्स लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर इनकम आपने छिपाई है और इनकम टैक्स वाले पकड़ लेते हैं तो आपको एक नोटिस देते हैं, अब लिखेंगे मत कुछ भी, ये बाद में करेंगे, अंडर 148। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि असेसमेंट यदि क्या इंपॉर्टेंस रहेगी हमारे पूरे सब्जेक्ट में। लॉ में लिखा है नोटिस अंडर 148 cannot be issued after 6 years from the end of the relevant assessment year. लॉ में लिखा हुआ है कि नोटिस 148 का इशू नहीं कर सकते आफ्टर 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब देखिए, प्रीवियस ईयर लीजिए 31st मार्च 2007, इसके लिए नोटिस कब तक भेज सकते हैं? इसे कन्वर्ट करिए असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर हो गया 2007-8। असेसमेंट ईयर में कौन सा पीरियड हो गया? 1/4/2007 से लेकर 31 मार्च 2008। लॉ कहता है कि नोटिस कैन नॉट बी इशूड आफ्टर 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मेरा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कब एंड कर रहा है? 31 मार्च 8 को एंड कर रहा है। वहां से 6 से गिनिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस साल के लिए नोटिस दे सकते हैं आप 31 मार्च 2014। तो ये सब चीज हम बाद में करेंगे। मेरा सिर्फ आपको जो एम्फेसिस दे रहा हूं वो है कि प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, बट इनकम टैक्स में हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर 31st March 15 मीन्स असेसमेंट ईयर 1560। So as I told you, for May and November 15 examination, Finance Act 14 is applicable. Previous year 1/4/2014 to 31st March 2015. Assessment year is 1516. When I say assessment of 1516 means period comprising from 1/4/15 to 31st March 2016. आप लोग बाद में मुझे क्वेरीज पूछेंगे कि सर यहां गलत दिया हुआ है। आप देखेंगे बजट में लिखा होगा, बजट में आपको कराऊंगा ग्रेजुअली, बजट में लिखा होगा अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम
1/4/2015। इसका मतलब क्या हुआ? लॉ मेकर स्पीक इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी अमेंडमेंट इफेक्टिव है फ्रॉम असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/15। दैट मीन्स इसे एट द टॉप लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, इसके ऊपर लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन के ऊपर लिखिए, अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2015 मीन्स amendment effective from assessment year 1516, that is previous year 31st March 2015। तो इस मॉड्यूल में आप जब फाइनेंस एक्ट 14 के चेंजेस पढ़ेंगे, वहां लिखा होगा अमेंडमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2015। इसका मतलब है अमेंडमेंट इफेक्टिव है फ्रॉम असेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/15। दैट मीन्स असेसमेंट 1516, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर 15 से अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। बजट हर साल लास्ट डे ऑफ फरवरी को आता है। बजट हर साल लास्ट डे ऑफ फरवरी को आता है। बट जिस साल इलेक्शन होते हैं तो नई गवर्नमेंट बन जाने के बाद ही बजट आ सकता है। बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा लॉ क्यों बनाया? अदरवाइज पुरानी गवर्नमेंट क्या करेगी? वोट लेने के लिए लोगों को इंसेंटिव दे देगी बजट में। तो एज सच जब भी इलेक्शन ईयर होता है, बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म। मोदी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई जून 2014 में। सिंस 2014 इलेक्शन ईयर था, तो 28 फरवरी 14 को बजट नहीं आया था। बजट अरुण जेटली लेके आए, द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, ऑन 10th जुलाई 2014। तो हर साल बजट 28 फरवरी को आता है, बट जिस साल इलेक्शन होता है उस साल में बजट नई गवर्नमेंट जब फॉर्म हो जाती है उसके बाद लाया जाता है। तो बजट फॉर एवरी ईयर is presented on the last working day of February every year. However, in the election year, the budget is presented after the formation of the new government. Budget 2014 प्रेजेंट किया गया 10 जुलाई 2014 को। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको शॉर्टली। बजट में एक डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंस बिल 2014। तो बजट में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंस बिल 2014। फाइनेंस बिल कंटेन्स द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द इनकम टैक्स एक्ट एंड वेल्थ टैक्स एक्ट। बजट के साथ बजट में एक फाइनेंस बिल होता है और एक पिंक कलर का डॉक्यूमेंट होता है। ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन आ रही है, ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशन बनाई थी कि फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच हमेशा ब्लू कलर की उसमें होती है, जैकेट में। एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम, लिखिएगा मत, एक्सप्लेनिंग
the Finance Bill 2014. So this is a pink color booklet in the budget, जिसके ऊपर लिखा होता है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल 2014, जहां फाइनेंस मिनिस्टर सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि ये अमेंडमेंट हम क्यों लेके आए हैं. सो मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल 2014 में फाइनेंस मिनिस्टर बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि हम अमेंडमेंट क्यों लेके आए हैं, किसको क्या दिक्कत हो रही थी, हमने उस दिक्कत को किस तरह दूर किया है, या फिर किस तरह से लोग टैक्स इवेजन कर रहे थे, उस इवेजन को हमने कैसे दूर किया है. बड़े सिंपल वर्ड में यहां लिखा होता है. आपके सभी मॉड्यूल्स में फाइनेंस बिल 12, फाइनेंस बिल 13 और फाइनेंस बिल 14, ये तीन जो लेटेस्ट फाइनेंस बिल्स हैं हमारे, उसके जो मेमोरेंडम है एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल मैंने इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं. उससे आपको समझ आएगी आपको कि हम लॉ किस तरह इंटरप्रेट करते हैं. आप देखिएगा जब भी मैं लॉ इंटरप्रेट करूंगा, इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल. तो नेक्स्ट क्लास में हम ये शुरू कर देंगे. एक अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 14 से फॉरेनर्स के लिए. तो फॉरेनर्स के लिए कोई अमेंडमेंट लेके आएंगे, जहां इन्होंने रीजन दिया कि हम ये अमेंडमेंट क्यों लेके आए हैं, फॉरेनर्स को क्या दिक्कतें हो रही थी जिस वजह से हम अमेंडमेंट लेके आए हैं. तो ग्रेजुअली आप लॉ पढ़ना सीखेंगे फ्रॉम द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल. So Finance Bill contains the amendments to be made in the Income Tax Act and Wealth Tax Act. Normally, amendments are for the previous year, 31st March 2015. That is, assessment year 15-16. पर बताइए, क्या गवर्नमेंट के पास पावर है to make retrospective amendments? Yes. हमारे जो इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उनका तो काम ही ये था, वो सारी अमेंडमेंट्स रेट्रोस्पेक्टिव करते थे. आफ्टर टू लेक्चर्स मुझे आपको एक केस कराना पड़ेगा वोडाफोन का. आपने सुना होगा, बड़ा फेमस केस है, पूरे वर्ल्ड में केस फेमस हुआ है. वोडाफोन में इन्होंने बड़ी सारी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स की हैं इन द चैप्टर ऑफ कैप गेन्स एंड अदर सेक्शंस आल्सो. बट फाइनेंस एक्ट 2014 से कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं आई है. ऑल्दो फाइनेंस एक्ट 2013 तक देयर वर लॉट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स. तो नॉर्मली अमेंडमेंट जो है प्रीवियस ईयर 15 के लिए होती हैं, बट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स. ये जो फाइनेंस बिल होता है, इस पर डिस्कशन होता है इन लोकसभा एंड राज्यसभा. और बताइए, क्या लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन के बाद क्या बिल में चेंजेस आ सकते हैं? आ सकते हैं. इस बार ऐसा हुआ है. इस बार क्या हुआ, कैपिटल गेन्स के चैप्टर में इन्होंने 2 अमेंडमेंट की हैं. फाइनेंस एक्ट 14 से इन द चैप्टर ऑफ कैप गेन्स इन्होंने 2 अमेंडमेंट्स की हैं जो असेसी के अगेंस्ट जा रही हैं. अब आप देखिए, बजट किस दिन आया था? 10 जुलाई 2014 को. अगर उससे पहले मैं अपना कैपिटल एसेट बेच चुका हूं और उस पर आप नया लॉ लगा दें तो मुझे हार्डशिप आ जाएगी, क्योंकि जो नया लॉ आया है उसमें कोई चेंज लाए हैं जो असेसी के अगेंस्ट जा रहा है. बताऊं वो चेंज क्या है? अब जब लोकसभा राज्यसभा में डिबेट हुई तो मेंबर्स ने ये कहा कि बजट आप लेके आए 10 जुलाई को, उससे पहले कोई एसेट बेच किया है तो उस पर तो पुराना लॉ ही लगाना चाहिए आपको. एंड देयरफॉर जब फाइनेंस बिल
फाइनेंस एक्ट की तरफ पास हुआ, इन्होंने चेंजेस कर दिए कि 10 जुलाई तक आपने एसेट बेचा है तो ये लॉ रहेगा, उसके बाद बेचा है तो ये लॉ रहेगा। सो फाइनेंस बिल व्हेन इट इज पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट 2004। सो फ्रेंड्स, एज अ सेड कि जितने भी अमेंडमेंट्स आई हैं दे विल बी ड्यूली कवर्ड। जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आए हैं दे विल बी ड्यूली कवर्ड इन द क्लासेस। एक जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे चले जाते हैं, इंटरनेट पे जाकर टॉपिक सर्च करते हैं और वहां पे जजमेंट निकाल के जाते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया वो गलत पढ़ाया है, लेकिन जजमेंट उल्टा कह रही है। वो जजमेंट्स होती हैं ITAT की। नो व्हाट इज ITAT? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। और ITAT की आप देखेंगे बड़ी अजीब अजीब जजमेंट्स आती रहती हैं, तो उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो प्लीज स्टॉप सर्फिंग द नेट, स्टॉप सर्चिंग आउट द जजमेंट जो आपको कंफ्यूज करती हैं। अगर मुझे कुछ नहीं आता वो मैं बता दूंगा, मुझे क्लास में नहीं आता, आपको गलत कभी नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, आप एक ऐसे लॉ से डील कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, जिसकी कलेक्शन है 6 लाख करोड़। जो टोटल कलेक्शन है इनकी बजट में वो है 17 पॉइंट समथिंग करोड़, 17 पॉइंट समथिंग लाख करोड़। तो 17 लाख करोड़ में से इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स कलेक्शन अलोन आर 6 लाख करोड़ प्लस। एक जो जनरल क्वेरी में आती रहती है कि सर DTC पास होगा या नहीं, डायरेक्ट टैक्स कोड। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था और 2014 तक ये अमेंडमेंट्स करते रहे, तब भी लॉ में कुछ लेकुनास बच गए हैं, लॉ में तब भी कुछ लेकुना बच गए हैं। अब बताइए, 3 आदमियों ने बैठकर एक डायरेक्ट टैक्स कोड बना दिया, क्या वो पास हो जाएगा? इम्पॉसिबल है। और वैसे भी देखिए ना, डायरेक्ट टैक्स कोड लाई थी कांग्रेस गवर्नमेंट, अब तो मोदी सरकार है, वो तो कभी भी इसको पास नहीं होने देंगे। तो प्लीज रिमेन एश्योर्ड कि डायरेक्ट टैक्स कोड कभी भी नहीं आएगा। जो आप कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये ही प्रिवेल करेगा। ओके, आप तो वी आर टॉकिंग जनरली नाउ, टॉकिंग जनरली। आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, फिर आपकी इनकम की असेसमेंट होती है। असेसमेंट कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर। तो आपकी इनकम असेस करता है असेसिंग ऑफिसर, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं AO। बताइए, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT, कैन ही बी द असेसिंग ऑफिसर? क्या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपका असेसिंग ऑफिसर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास का सिर्फ ये पर्पज है कि आपके जो माइंड में गलत नोशंस हैं, गलत इश्यूज फ्रेम्ड हैं, उनको दूर किया जाए। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT कभी भी इनकम असेस नहीं कर सकता है। एक आपने सुना होगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, CIT अपील, क्या वो इनकम असेस कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो CIT अपील कैन नेवर बी द असेसिंग ऑफिसर। एक आपने सुना होगा चीफ कमिश्नर, एक पोस्ट होती है चीफ कमिश्नर। क्या चीफ कमिश्नर आपकी इनकम असेस कर सकता है? नहीं कर सकता। आपकी असेसमेंट सिर्फ कर सकता है जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसे हम एब्रीवेट करते हैं JC, या फिर कर सकता है
डिप्टी कमिश्नर एट द सेम लेवल एज असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर इनकम आपकी असेस कर सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर। सिर्फ ये 3 ही एओज हो सकते हैं आपके। इन तीनों के अलावा असेसिंग ऑफिसर कोई भी नहीं हो सकता। सो ओनली जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एट द सेम लेवल यू हैव असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स ऑफिसर। ओनली दीज 3 कैन बी द असेसिंग ऑफिसर्स। रैंक वाइज सबसे बड़ी रैंक इसकी होती है, उससे नीचे रैंक होती है एसीडीसी की, और सबसे लोएस्ट रैंक होती है आईटीओ की। सिर्फ ये 3 आपकी इनकम असेस कर सकते हैं। सीआईटी, सीआईटीपीयू, चीफ सीआईटी ये कभी भी इनकम असेस नहीं कर सकते। इनके पास पावर ही नहीं है असेस करने की इनकम। इनकम आपकी असेस करेगा जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एट द सेम लेवल यू हैव असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर। आप अगर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, अगर आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS इसका एग्जाम पास करते हैं, यू ज्वाइन एट द पोस्ट ऑफ ACDC। सो इफ यू पास द एग्जामिनेशन ऑफ IRS, यू आर गिवन द पोस्ट ऑफ ACDC, और 5 साल मिनिमम 5 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद you are promoted as JC. So when you qualify the exam of IRS, you join as ACDC, and after 5 years of service, you are promoted as Joint Commissioner. ITO कैसे बनते हैं? यूपीएससी एग्जाम में नहीं होते। इसमें आपने सुना होगा एक सबसे करप्ट पोस्ट होती है इंस्पेक्टर। विद ड्यू अपॉलॉजीज टू सम ऑफ यू जिनके फादर मदर इंस्पेक्टर्स हैं, नॉर्मली करप्ट होते हैं लोग। तो एक आपको जो सबसे ज्यादा हैरेस करता है डिपार्टमेंट, वो करता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, 10 साल की सर्विस हो गई आपकी, इंस्पेक्टर है आप, 10 साल की सर्विस पूरी हो गई आपकी, तो एक इंटरनल एग्जाम आपको पास करना होता है। एक इंटरनल एग्जाम पास करना होता है, एंड देन यू आर प्रमोटेड एज आईटी। और देखिए मेन करप्शन लेवल इज एट द आईटी लेवल ऑन। एनी क्वेश्चंस यू हैव? इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं? सीए छोड़ने की सोच रहे हो? इंस्पेक्टर तो क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं, तो कुछ क्लरिकल एग्जाम्स पास करके आप इंस्पेक्टर बनते हैं। बट अब इंस्पेक्टर जो पैसा लिया करते थे उसका स्कोप बहुत कम हो गया है, ठीक है? तो आप इंस्पेक्टर बनने की जो बनने की सोच रहे हैं उसे छोड़ दीजिएगा। सीआईटी कैसे बनते हैं? जेसी 8 से 10 साल की सर्विस के बाद आप जॉइंट कमिश्नर हैं। आफ्टर 8 to 10 years of service, you are promoted as either CIT or CIT अपील। तो जेसी 8 से 10 साल की सर्विस के बाद ही इज प्रमोटेड एज CIT और CIT अपील। आप रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न आपकी किसके पास जाएगी? आईटीओ के पास, एसीडीसी के पास या जेसी के पास? आप कह रहे हैं आईटीओ, गलत कह रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रिटर्न्ड इनकम, रिटर्न लॉस।
आपका असेसिंग ऑफिसर कौन होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिटर्न इनकम, रिटर्न लॉस कितनी है। लिखिएगा मत, अगर रिटर्न इनकम, ये कुछ इंटरनल गाइडलाइंस होती हैं जो चेंज होती रहती है, बट अभी तक यही गाइडलाइंस है। अपने बॉसेस से पूछेगा, वो भी कहेंगे यस यही गाइडलाइंस होती हैं, कहीं इंटरनल होती है। अगर आपकी रिटर्न इनकम, रिटर्न लॉस अप टू 10 lakhs है, द केस गोज अप टू गोज टू द IOTS। तो लिखे मत, चेंज होते गए गाइडलाइंस, so these guidelines keep on changing. So return income, return loss 10 लाख तक है, the case goes to IOTS। अगर 10 लाख से ऊपर है, अप टू 50 लाख है, it goes to ACDs। अगर 50 लाख से ऊपर है, it goes to JC। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले साल आपका केस आईटीओ के पास गया हो, अगले साल डीसी के पास चला गया हो, अगले साल जेसी के पास चला गया हो? पॉसिबल है। पहले साल मेरी इनकम थी 5 लाख, केस आईटीओ के पास गया, अगले साल इनकम हुई 20 लाख, एसीडीसी के पास चला गया, अगले साल इनकम होगी 1 करोड़, द केस विल गो टू द जेसी। So who can be the assessing officer? Joint Commissioner of Income Tax, जिसे हम एब्रीवेट करते हैं जेसी, रैंक वाइज ही इज द सीनियर मोस्ट। बता सकते हैं गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया क्या ले डाउन किया हुआ है, बेसिस क्या इस क्राइटेरिया की? छोटे केसेस जा रहे हैं आईटीओ के पास, उससे बड़े केसेस जा रहे हैं किसके पास? एसीडीसी के पास, और जो बहुत बड़े केसेस हैं दे आर गोइंग टू जेसी। So who can be the assessing officer? Joint Commissioner of Income Tax, जिसे हम एब्रीवेट करते हैं जेसी, Deputy Commissioner of Income Tax, at the same level you have Assistant Commissioner of Income Tax, we abbreviate as ACDC, and then you have the Income Tax Officer। सिर्फ ये 3 ऑफिसर ही आपके ए हो सकते हैं। नोट 1 देखिएगा, no one else except one of the above can be the AO. For an assessment year, assessee will have 1 AO। जैसे कि मैंने आपको गाइडलाइंस बताई, ये गाइडलाइंस कौन ली डाउन करता है कि 10 लाख तक के केसेस आईटीओ के पास जाएंगे, 10 लाख से 50 लाख जाएंगे एसीडीसी के पास। ये गाइडलाइंस कौन ली डाउन करता होगा? सीबीडीटी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक सेल है जो डायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्टर करता है, उस सेल का नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। तो ये गाइडलाइंस आर इशूड बाय सीबीडीटी। अब बताइए, सीबीडीटी की गाइडलाइंस है कि 10 लाख से ऊपर वाला केस 50 लाख तक का जाएगा एसीडीसी के पास, तो द केस गोज टू एसीडीसी। क्या जेसी कह सकता है कि सर मैं ये केस मैं लेना चाहता हूं? ऐसा नहीं हो सकता। इफ एज पर द गाइडलाइंस लेड ऑन बाय सीबीडीटी द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड विद द पर्टिकुलर एओ, देन ओनली दैट एओ विल टेक अप द केस। यहां तक क्लियर है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लोएस्ट पोस्ट होती है आईटीओ की, इससे ऊपर होता है एसीडीसी, इससे ऊपर होता है जेसी। अच्छा, प्रैक्टिकली आप में से किसी ने कोई और एओ देखा है? नेम प्लेट किसी और एओ की देखी हो आपने? प्रैक्टिकली इन 3 के अलावा आप में से किसी ने एओ कोई और देखा है? एडिशनल कमिश्नर, कि मैं बाद में कराऊंगा आपको,
बाद में करेंगे। वो बेसिकली हम बोलते हैं बड़ा जेसी होता है वो। तो कुछ जेसीज को प्रमोट कर देते हैं एज एडिशनल कमिश्नर, बट कहते हैं उनको जेसी है एक्ट में, वो बाद में करेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाएंगे तो आपको एक असेसिंग ऑफिसर मिलेगा एडिशनल कमिश्नर, पर ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। पूरे एक्ट में जेसी मीन्स जेसी एज वेल एज एडिशनल कमिश्नर। इसको भी छोड़ देते हैं। अभी आप इसी तरह ही है। अच्छा, जेसी के ऊपर पोस्ट किसकी होती है? सीआईटी। और सेम लेवल पर होता है सीआईटी अपील। तो जेसी के ऊपर होता है सीआईटी, और सीआईटी अपील्स रैंक एक ही है, इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। आप जब 8 से 10 साल की सर्विस पूरा कर लेते हैं जेसी बनकर, जब आप एज जेसी 8 से 10 साल की सर्विस पूरा कर लेते हैं तो आपको प्रमोट किया जाता है, आपसे पूछा जाता है क्या बनना चाहते हैं आप, सीआईटी या सीआईटी अपील। तो आपकी चॉइस होती है, आप सीआईटी बन सकते हैं, सीआईटी अपील भी बन सकते हैं। दिल्ली में न्यू दिल्ली you have 26 CITs and around 25 CITPs. तो दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में we have 26 CITs and 25 CITPs. बताइए CITPs का फंक्शन क्या होता होगा? ये सिर्फ अपील डिसाइड करता है। अपील किसके अगेंस्ट की गई होगी? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ। तो अगर एओ ने कोई गलत ऑर्डर पास कर दिया, आपको डिडक्शन डिसअलाउ कर दी है, तो आप अपील कर सकते हैं सीआईटीपीएस को। और सीआईटीपीएस का सिर्फ फंक्शन होता है अपील सुनने का और डिसाइड करने का। सीआईटीपीएस का कोई और फंक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ अपील सुनकर डिसाइड करने का इसका फंक्शन होता है। सीआईटी बेसिकली बॉस होता है एओस का। सीआईटी बेसिकली बॉस होता है एओस का। जैसे दिल्ली में उन्होंने क्या किया हुआ है, अराउंड 30 एओस जो हैं वो एक सीआईटी के अंदर आते हैं, सीआईटी 1। तो सीआईटी 1 के अंदर 30 एओस आ रहे हैं। तो बेसिकली जो 30 एओ असेसमेंट कर रहे हैं, डिमांड निकाल रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये 30 एओज रिपोर्टिंग करते हैं किसको? अपने बॉस। 30 एओ जो सीआईटी के अंदर हैं, ये रिपोर्टिंग करते हैं अपने बॉस को। बॉस इज द सीआईटी। तो दिल्ली में मैंने बताया 26 सीआईटीज हैं और 25 सीआईटीपीज। सीआईटी बेसिकली इज द बॉस ऑफ द एओज। नॉर्मली 30 to 35 एओज आर अंडर वन सीआईटी। सीआईटी सुपर पोस्ट किसकी होती है? चीफ सीआईटी। दिल्ली में सिर्फ 5 चीफ सीआईटीज हैं। दिल्ली में, न्यू दिल्ली, यू हैव 5 चीफ सीआईटीज। अभी क्या करते हैं, एक चीफ सीआईटी को हम एब्रीवेट करते हैं सीसीआईटी। चीफ कमिश्नर को हम एब्रीवेट करते हैं सीसीआईटी। सीसीआईटी 1 के अंदर ये क्या करता है, 5 सीआईटीज और 5 सीआईटी अपील कर देते हैं। यानी ये 5 सीआईटी किसको रिपोर्ट करेंगे? इस चीफ सीआईटी। ये 5 सीआईटी किसको रिपोर्ट करेंगे? इस चीफ सीआईटी। और सीसीआईटी बेसिकली किसको रिपोर्ट करता होगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटीओ, एसीबीसी, जेसी, ये आपके एओज होते हैं। इसके ऊपर होता है सीआईटी। एट द सेम लेवल यू हैव सीआईटीपी। सीआईटीपी का फंक्शन होता है सिर्फ डिसाइड करना अपील्स फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ। ये सीआईटी अपील्स इंटर्न रिपोर्ट करते हैं किसको? चीफ सीआईटी। दिल्ली में 5 चीफ सीआईटी हैं, हर एक के अंदर रफली 5-5 सीआईटी और 5-5 सीआईटीपीज है। तो ये 5 सीआईटीपीज रिपोर्ट करते हैं चीफ सीआईटी को। चीफ सीआईटी इंटर्न रिपोर्ट करता है सीबीडीटी। आप देखिए न्यूज़पेपर्स में हर मंथ के पहले वीक में डेटा आता है कि न्यू दिल्ली से इतना कलेक्शन हुआ है इस महीने में, कैलकाटा में इतनी डिमांड निकाली गई है इस महीने में, बॉम्बे में इतनी असेसमेंट की गई है इस महीने में। बताइए सीबीडीटी कोई डाटा कैसे मिलता होगा? ये एओ जो है रिपोर्ट करते हैं किसको? सीआईटी को। सीआईटी इंटर्न रिपोर्ट टू द चीफ सीआईटी एंड चीफ सीआईटी देन रिपोर्ट टू द सीबीडीटी। एनी क्वेश्चन है? ओके, आपने सुना होगा वार्ड्स, सर्कल्स, रेंज। ये मैं प्रॉपरली आपको कराऊंगा जब हम सर्च एंड सीजर करेंगे। जब हम सर्च एंड सीजर इनकम टैक्स रेट करेंगे तब ये चीजें प्रॉपरली कराऊंगा आपको। अभी सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि आप डिपार्टमेंट को समझ सकें। Let's take the example of Delhi, New Delhi. दिल्ली को उन्होंने वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। दिल्ली को इन्होंने वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक एरिया है कैनॉट प्लेस, एक एरिया है करोल बाग, ठीक है। चलिए लक्ष्मीनगर देख लेते हैं। लक्ष्मीनगर एक एरिया कितना काफी है प्लीज। अब सीबीडीटी क्या करती है? कैनॉट प्लेस को नाम दे देती है, यह है वार्ड 15, करोल बाग है वार्ड 16, लक्ष्मीनगर है वार्ड 17। अब कैनॉट प्लेस अपने आप में बहुत बड़ा है। कैनॉट प्लेस अपने आप में बहुत बड़ा है। तो अगर आप कैनॉट प्लेस के ब्लॉक ए एंड बी में रहते हैं, या वो एड्रेस दिया आपने रिटर्न फाइल करने के लिए, कैनॉट प्लेस ब्लॉक ए बी, वहां का आपका एड्रेस है, तो उसको कर देते हैं वार्ड 15 ए। कैनॉट प्लेस के ब्लॉक सी और डी में अगर आपका एड्रेस है तो वार्ड 15-2। ब्लॉक ई एंड एफ में आपका एड्रेस है 15-3, लाइक दैट। तो इस तरह से पूरे दिल्ली को उन्होंने वार्ड में बांटा हुआ है। वार्ड, सर्कल्स, रेंजेस में क्या फर्क होता है ये हम बाद में करें। अभी फिलहाल ये बता रहा हूं आपको कि आपकी रिटर्न कहां फाइल होगी, इसका एक प्री सेट तरीका होता है। आपका वार्ड निकाला जाता है और रिटर्न आपकी उस वार्ड में फाइल होती है। आप कहेंगे रिटर्न आज इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है, बट जो आप इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करते हैं, पता है वो रिस्पेक्टिव एओस को भेजी जाती होंगी या नहीं? यस। तो इनका एक तरीका है वार्ड निकालने का, ये सारा इंटरनल इनका। और जैसे दिल्ली को इन्होंने वेरियस वार्ड्स में बांटा हुआ है। दिल्ली में एक एरिया है कैनॉट प्लेस, उसको भी फर्दर वार्ड्स में बांटा हुआ, सब वार्ड्स 15-1, 15-2, 15-3, 15-4 लाइन में। सो रिटर्न आपकी अकॉर्डिंगली अगर कैनॉट प्लेस के ब्लॉक 15
ब्लॉक ए और बी में आपका एड्रेस है, द रिटर्न विल गो टू वार्ड 15-1। ब्लॉक सी डी में आपका एड्रेस है, रिटर्न विल गो टू वार्ड 15-2, लाइक दैट। तो रिटर्न आपकी कहां जाती है इसका भी प्री सेट तरीका होता है। ये सारी इंटरनल गाइडलाइंस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है फॉर एवरी सिटी, एवरी स्टेट। नॉर्मली एक ऑफिसर 2000 फाइल हैंडल करता है। फाइल्स मीन्स असेसिस। आप देखेंगे, अच्छा बताइए, हर वार्ड में, जैसे वार्ड 15-1 है, क्या हर वार्ड में एक जेसी, एक एसीडीसी और एक आईटीओ देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? सपोज वार्ड 15-1 है, जो 50 लाख से ऊपर रिटर्न्स हैं, वो हैं 500 रिटर्न्स। जो 40 लाख का रिटर्न्स है, मतलब 10 से 50 लाख तक की, वो है मान लीजिए 2000 रिटर्न्स है। अब टू 10 लाख वाले रिटर्न से मान लीजिए 4000। तो बताइए इस वार्ड में गवर्नमेंट क्या करेगी? एक ऑफिसर नॉर्मली 2000 फाइलें हैंडल करता है। इस वार्ड में ये स्टेटस है, 50 लाख से ऊपर वाले असेसीज हैं सिर्फ 500, 10 से 50 लाख वाले हैं 2000 और 10 लाख तक के हैं 4000 असेसीज। तो यहां पर 2 आईटीओ दे देंगे, एक एसीडीसी और एक जेसी दे देंगे। मान लीजिए वार्ड 15-2, 15-3, 15-4, इन सब में मान लीजिए आइडेंटिकल पोजीशन है। तो यहां पर क्या करेंगे, हर वार्ड में एक एक एसीडीसी, हर वार्ड में 2-2 आईटीओ और एक जेसी जो है ये चारों वार्ड देखेगा। तो कभी आप डिपार्टमेंट जाएं, वहां देखिएगा लिखा होता है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मिस्टर सो एंड सो, वार्ड 15-1/15-2/15-3/15-4। तो ये केस हो। तो एक ऑफिसर बताइए क्या एक से ज्यादा वार्ड को देख सकता है? देख सकता है। जैसे कि यहां पर इन 4 वार्ड में 50 लाख से ऊपर रिटर्न कम है, 500 रिटर्न है बस। तो यहां पर एक जेसी को जेसी बना देंगे इन 4 वार्ड का। एनी क्वेश्चन सर प्लीज? नहीं, जो मैंने बोला अप टू 10 लाख इनकम है, रिटर्न इनकम है, रिटर्न लॉस है, देन द रिटर्न विल गो टू आईटीओ। जो अमाउंट 10 लाख है इट्स इनकम, रिटर्न इनकम, रिटर्न लॉस। वो आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है उस बेसिस पर रिटर्न होता है, PSW 81, PSW 82, PSW 83। PSW मीन्स प्राइवेट सैलरी वार्ड 81, प्राइवेट सैलरी वार्ड 82। अगर आपके एम्प्लॉयर का नाम ए से सी से शुरू होता है तो सभी एम्प्लॉयज की रिटर्न जाएंगी 81 में। अगर आपके एम्प्लॉयर का नाम डी से एफ तक शुरू होता है तो सभी एम्प्लॉयज की रिटर्न जाएंगी प्राइवेट सैलरी वार्ड 82 में। तो चीज लिखिए मत, ये हम सब बाद में प्रॉपरली करेंगे। आई टोल्ड यू दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्टरी क्लास जहां मैं आपको डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। जो हम कर रहे हैं बाद में टेक्निकली करेंगे, प्रॉपरली करेंगे विद एग्जांपल्स, और वहां मैं आपको प्रॉपरली सब कुछ करा दूंगा। ये सिर्फ अभी एक माइंड में आपके क्लियर हो जाए कि डिपार्टमेंट होता क्या है। एक मिनट। तो मैंने सिर्फ एक मतलब आपको बताया था कि एड्रेस के बेसिस पर मेरी वार्ड निकाले जाते हैं, बट उसमें और भी क्राइटेरिया होते हैं। जैसे एम्प्लॉय के केस में होता है ऑन द बेस ऑफ द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर। कंपनी के केस में क्या होता है? एनीवन नोस?
कंपनी का नाम किससे शुरू होता है? कंपनी सर्कल 20, कंपनी सर्कल 21, कंपनी सर्कल 22। अगर कंपनी का नाम शुरू होता है ए से सी तक, आपके नाम का पहला अल्फाबेट अगर ए, बी या सी है, आपकी रिटर्न जाएगी कंपनी सर्कल 20 में। अगर कंपनी का पहला अल्फाबेट है डी तो एफ, रिटर्न जाएगी आपकी कंपनी सर्कल 21 में, लाइक दैट। तो देखिए इसके बड़े सारे तरीके हैं वर्ड निकालने के, वो हम करेंगे बाद में। जैसे ट्रस्ट होती है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके लिए इन्होंने अलग से सर्कल बनाए हुए हैं, ट्रस्ट सर्कल। ट्रस्ट सर्कल में भी आपका नाम देखते हैं, ट्रस्ट सर्कल 1, ट्रस्ट सर्कल 2, ट्रस्ट सर्कल 3। अगर ट्रस्ट का नाम शुरू हो रहा है ए, बी या सी से, ट्रस्ट सर्कल 1 में जाएगी रिटर्न। ट्रस्ट का नाम शुरू हो रहा है डी, ई या एफ से, रिटर्न जाएगी ट्रस्ट सर्कल 2 में जाएगी। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये आपकी मर्जी नहीं है कि जहां मर्जी जाकर रिटर्न फाइल कर दीजिए। एक प्रीसेट तरीका है, गाइडलाइंस है कि रिटर्न आपकी कहां फाइल हो। एनी क्वेश्चन प्लीज बताइए। ओके, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपके आंसर नहीं कर पाऊंगा। ये कह रहे हैं डिपार्टमेंट में इन्होंने डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट देखी हुई है, ये कह रहे हैं। इनफैक्ट फाइनेंस एक्ट 14 से एक और पोस्ट आ गई है, प्रिंसिपल कमिश्नर। तो वो चीज हम बाद में करेंगे, क्योंकि इस स्टेज पे करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन में एडअप हो जाएंगे। तो इनका क्वेश्चन है कि इन्होंने डिपार्टमेंट में पोस्ट देखी है, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। ये सब क्या होते हैं, ये सब हम बाद में करें। एंड आई टोल्ड यू फाइनेंस एक्ट 14 से नई पोस्ट आई है कुछ। कमिश्नर के साथ आ गया प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर। बट नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू डू ऑल दिस। जब हम ग्रेजुअली बिल्डअप करेंगे, जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखेंगे प्रॉपरली, तब ये सब इश्यूज करें। क्योंकि टेक्स्ट में एक इशू ये होता है कि मैं आपकी कई क्वेरीज आंसर नहीं कर पाता। रीजन है उसे पूरा लॉ बना होता है, उस लॉ को हम बाद में करेंगे। जैसे अभी मैं टच करने जा रहा हूं, कमिश्नर के क्या फंक्शंस होते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके क्या फंक्शन होते हैं। अभी ये कराना गलत है मेरे लिए, बट सिर्फ मैं आपके माइंड में ये बताना चाहता हूं कि कमिश्नर का सिर्फ इतना रोल है और वो कुछ कर ही नहीं सकता। असेसमेंट वगैरह वो कुछ नहीं कर सकता। मेन फंक्शंस ऑफ सीआईटी, he supervises the assessing officers under him। सुपरवाइज कैसे करता है, ये हम रूटीन क्लासेस में करेंगे। He can make revision under section 263 or section 264। Believe me, 263, 264 पर हम पूरे 6 घंटे डिवोट करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूरा क्वेश्चन आ जाता है। आज की क्लास में आइडिया आपको ये सब पढ़ाने का नहीं है, सिर्फ एक बेसिक फील देनी है मुझे इन सेक्शंस की। और वो फील भी इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि कैपिटल गेन्स का जो चैप्टर है, आगे जाके 8th 9th लेक्चर में इनका रेफरेंस कहीं आ जाएगा कि कमिश्नर ने ऐसा कर दिया, ये वाला रिवीजन कर दिया। तो वहां मैं आपको रिकलेक्ट कराऊंगा कि पहली क्लास में हमने कुछ इस तरह की बातें की थी। ही कैन मेक रिवीजन अंडर सेक्शन 263 और अंडर सेक्शन 264। बाकी फंक्शंस आपको नहीं करने हैं, ये ग्रेजुअली हम सारे कोर्स में करेंगे डिटेल में। 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे फंक्शन हम बाद में करेंगे।
एम सिर्फ ये था बताना आपको कि कमिश्नर की ये पावर्स होती है कि वो रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट को अप्रूव करता है, वो पेनल्टी माफ करता है, कुछ डायरेक्शंस अप्रूवल देता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह अप्रूव करता है, इंटरेस्ट वेव कर सकता है, तो हम बाद में करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि कमिश्नर जो है वो एओस को सुपरवाइज करता है। कौन से एओस? जो गवर्नमेंट ने उसके अंदर दिए हैं, अराउंड 30 to 40 एओस गवर्नमेंट कर देती है अंडर 1 CIT, उनको सुपरवाइज करता है। सेकेंड आपको याद रखना है, कमिश्नर की पावर होती है दैट ही कैन मेक रिविजन अंडर सेक्शन 263 और 264। बाकी 3 to 7 अपने नहीं कर। ऐसे ही चीफ CIT का क्या फंक्शन होता है? ही सुपरवाइजर्स होम द CITs एंड CIT अपील्स अंडर है। मैंने बताया दिल्ली में 5 चीफ CIT है, उनके अंदर 5-5 CITs और 5-5 CITs दिए गए। CITs बताते हैं चीफ CIT को कि हमने इस महीने इतनी अपील डिस्पोज ऑफ की है, और चीफ CIT बताता है फिर CBDT। तो आपको सिर्फ पहला फंक्शन याद रखना है, ही सुपरवाइजेस द CITs एंड CIT अंडर हिम 2, 3, 4, 5 छोड़ दीजिए, ये हम बाद में करेंगे। अभी हमने पढ़ा CIT के पास पावर है टू मेक रिविजन अंडर सेक्शन 263 और अंडर सेक्शन 264। अब जो मैं कर रहा हूं उसको रख लीजिए आप। अब जो करा रहा हूं उसको रख लीजिए, क्योंकि इस पर हमारे पूरे 6 घंटे लगेंगे। जो मैं करा रहा हूं आपको लेस देन 6 मिनट्स में, उसमें हमारे पूरे 6 घंटे लगते हैं। कमिश्नर 263, 264 में रिवाइज करता है एओ का ऑर्डर। एओ का ऑर्डर रिवाइज करता है। तो कमिश्नर 263, 264 में ही रिवाइजेस द ऑर्डर ऑफ ए। 263 देखिए क्या होता है। आपने रिटर्न फाइल की, उसमें आप दिल्ली में आपका एक शोरूम है, दिल्ली में आपका एक शोरूम है, 1 करोड़ की इनकम आती है, आपने दिखा दी उसमें। जो आपका एओ है उसने इनकम असेस कर दी और 1 करोड़ पर इनकम असेस कर दी। अब CIT को पता चलता है कि आपका एक बॉम्बे में भी शोरूम है जिसकी आपने इनकम नहीं दिखाई थी, और एओ भी इसे एक्सेस नहीं कर पाया है। तो बताइए, क्या CIT 263 में एओ का ऑर्डर रिवाइज कर सकता है? यस। तो 263 में CIT क्या करता है? इनकम बढ़ाता है। इससे कौन गेन करता है? डिपार्टमेंट गेन्स एंड असेसी लूज। कमिश्नर को कैसे पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ एओ गलत है? ये सब बातें हम बाद में करेंगे। मैंने आपसे कहा 263, 264 में हम 6 घंटे पूरे लगाएंगे। अभी से भी याद रखिए, 263 में CIT क्या करता है? इनकम बढ़ाता है। एओ ने इनकम गलत असेस कर दी थी, कुछ इनकम छोड़ दी थी, कोई इनकम असेस होने से रह गई थी, तो CIT एओ का ऑर्डर ठीक करता है, रिवाइज करता है और इनकम इंक्रीज कर देता है। एओ ने एक डिडक्शन आपको अलाउ कर दी जो अलाउ नहीं होनी चाहिए थी। पैसे लेकर अलाउ कर दी, मान लीजिए ब्राइब भी आपने अलाउ कर दी उसमें। तो CIT 263 में एक्ट कर सकता है। He can revise the order of AO and increase the income by this allowing the deduction जो आपको wrongly अलाउ गई थी। तो 263 में कमिश्नर AO का ऑर्डर रिवाइज करता है
और इनकम बढ़ा देता है। कुछ इनकम असेस होने से लगी थी उसे ऐड कर देता है, कुछ डिडक्शन आपको अलाउ हो गई थी जो अलाउ नहीं होनी चाहिए थी उसे डिसअलाउ कर देता। यहां क्लियर है? तो ये 263 के लिए क्या असेसी एप्लीकेशन देता होगा कि 263 मेरा कर दीजिए? नो। ये तो सीआईटी को पता चलता है तब वो एक्ट करता होगा। सीआईटी को कैसे पता चलता है ये सब बातें बाद में करेंगे, वो छोड़ दीजिए। ये कहेंगे कि 263 किस टाइम में हो सकता है, इसको पूरा लॉ बना हुआ है। क्योंकि अभी मेरा एम 263 264 कराने का नहीं है, मैं सिर्फ 263 इसलिए करा रहा हूं कैपिटल गेन्स में हम एक जजमेंट पढ़ेंगे शक्ति ट्रेडिंग कंपनी की। वहां आप देखेंगे एओ ने केस कर दिया, असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, फिर सीआईटी ने 263 में केस खोल दिया और इनकम बढ़ा दी। तो वहां ये बात आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको यहां करा रहा हूं। अदरवाइज मैंने बताया आपको कि 263 64 में बहुत टाइम लगाते हैं। हाँ जी, दोबारा बोलिए। ये कह रहे हैं कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने इनकम असेस नहीं की और सीआईटी ने 263 में इनकम बढ़ा दी तो क्या असेसिंग ऑफिसर पर गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती होगी? आंसर इज नो। वो सब बातें छोड़ दीजिए प्लीज। आप देखिए पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन पर हमने पूरा एक टॉपिक रखा हुआ है, और देखिए जब मैं आपको पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन कराऊंगा ना उस वक्त आप कहेंगे सर बस करिए, बहुत हो गया, इतनी पेनल्टी करनी और मत कराइए। तो मुझे उससे आपको बड़ी सिलेक्टेड पेनल्टी सुनानी पड़ती है। ओके, बट आंसर टू योर क्वेश्चन है कि अगर एओ ने ब्राइब लेकर डिडक्शन अलाउ कर दी, सीआईटी ने पकड़कर 263 में केस खोल दिया, रिवाइज कर दिया, तो एओ पर एज पर लॉ कोई पेनल्टी नहीं होती है। वो बात अलग है, उसे प्रमोशन आगे नहीं देते हैं। ओके, 264 में कमिश्नर इनकम कम करता है। 264 में कमिश्नर इनकम कम करता है। एओ ने आपकी असेसमेंट की, अच्छा 264 में भी कमिश्नर क्या रिवाइज करता है? और रोटे 264 का एग्जांपल देता हूं। एओ ने आपकी इनकम असेस की, आपके 40 लाख रुपए के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस थे, 40 लाख रुपए के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस थे। एओ कहता है या तो आप फैमिली को लेकर गए थे घूमने के लिए, पर्सनल एक्सपेंस में डिसअलाउ करूंगा, जबकि मैं प्रूफ देता हूं कि जी मैं तो टूर पे गया था, बिजनेस टूर पे गया था, और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रहा हूं कि मैं इस पार्टी से मिला, ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आया, ये सब किया मैंने। पर ईओ जो नहीं मानता, मेरा 40 लाख का ट्रेवल एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर देता है। अब मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन कम टू द कमिश्नर अंडर सेक्शन 264, उसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज सर ईओ का ऑर्डर गलत है, उसे रिवाइज कर दीजिए। कमिश्नर के पास पावर क्या कर सकता है? जो डिडक्शन डिसअलाउ कर दी गई थी उसे अलाउ कर देगा, उससे मेरी इनकम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये डिक्रीजेस द इनकम। इससे कौन गेन करता है? असेसी गेन्स एंड डिपार्टमेंट लूज। कमिश्नर दो तरह की डिविजन करता है, 263 264। असेसी कौन सी डिविजन के लिए अप्लाई करता होगा? 264। क्या 264 में कमिश्नर को हमेशा इनकम कम ही करनी पड़ती होगी? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एओ ने 40 लाख के खर्चे डिसअलाउ कर दिए, सेम कि आप घूमने गए थे, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, जबकि असेसी कहता है मेरा बिजनेस टूर था ये। आप 264 में कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर कहता है मेरे हिसाब से जब घूमने गए थे, वाइफ बच्चे आपके साथ गए हैं,
कोई बिजनेस स्टोर मतलब बिजनेस डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, आप 4-5 फर्जी ईमेल दिखा रहे तो हमेशा कहता है जी एओ ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। बताइए 264 में कहनी से कि जो एओ का ऑर्डर है बिल्कुल ठीक है, मैं उसे इंटरफेयर नहीं करूंगा, कर सकता है। ही कैन अफर्म द असेस्ड ऑर्डर। तो 264 में अगर उसे लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इनकम घटा देगा बाय पासिंग अ रिविजन ऑर्डर अंडर सेक्शन 264। और अगर कमिश्नर को लगता है कि एओ ने जो किया ठीक किया है, वो एओ को ऑर्डर अफर्म कर देगा। आपको 263, 264 के बारे में अभी इतना ही काफी है हमारे लिए। यहां पर चेहरा ये मदद कर लेंगे हम। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में 4 तरह की असेसमेंट होती है। एओ जो है 4 तरह की असेसमेंट कर सकता है। कौन कौन सी? एक तो होती है रेगुलर असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट। ये होती है अंडर सेक्शन 143(3). मगअप कर लीजिए 143(3) तभी कर सकता है एओ अगर आपने रिटर्न फाइल की है। अगर रिटर्न नहीं फाइल की है तो एओ आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं कर सकता। इस बात को रख लीजिए, ये लॉ है। लॉ कैसे बना, क्यों बना, ये आपको बाद में कराऊंगा। तो रेगुलर असेसमेंट ऑल्सो नोन एज स्क्रूटनी असेसमेंट, ये की जाती है अंडर सेक्शन 143(3). This assessment is possible only if the assessee has filed the return of income. दूसरी असेसमेंट होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसे हम नाम देते हैं इवन एक्स पार्टी असेसमेंट। व्हाट इज एक्स पार्टी? बिना आपके प्रेजेंट हुए एओ असेसमेंट कंप्लीट कर देगा। ये सब कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब करेंगे बाद में। अभी मेरा एम है कि आपके माइंड में एक बात बैठ जाए कि असेसमेंट सिर्फ 4 सेक्शन में होती है और कहीं असेसमेंट हो ही नहीं सकती। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑल्सो नोन एज एक्स पार्टी असेसमेंट, ये होती है अंडर सेक्शन 144। आपने रिटर्न फाइल की है तब भी 144 हो सकती है, नहीं फाइल की है तब भी हो सकती है। रख लीजिए इस बात। दिस असेसमेंट इज पॉसिबल whether assessee has filed the return of income or not. एक होती है आपने इनकम छिपाई थी, हमने पकड़ ली, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट, रीअसेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। वो होती है अंडर 147। एक आप यहां इनकम टैक्स रेट डालते हैं, सर्च एंड सीजर करते हैं, रेट डालते हैं। रेट के बाद आपके असेसमेंट रीअसेसमेंट करते हैं अंडर सेक्शन 153(a). असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑफ इनकम अंडर 153(a) इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। इस पर हमारे पूरे 5 लेक्चर लगते हैं। अभी एम सिर्फ यह है कि आपको याद हो जाए कि 4 तरह की असेसमेंट होती हैं। एक तो नॉर्मल असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट अंडर 143(3). वो तभी हो सकती है अगर आपने रिटर्न फाइल की है। दूसरी होती है 144 बेस्ट जजमेंट, एक्स पार्टी असेसमेंट। रिटर्न फाइल की है तब भी हो सकती है, नहीं फाइल की तब भी हो सकती है। तीसरी होती है असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, दैट इज अंडर 147। और चौथी होती है रेड के केस में असेसमेंट रीअसेसमेंट अंडर 153(a). एनी क्वेश्चन है? गलत कह रहे हैं, एक मिनट प्लीज, कंफ्यूजन आ गया। देखिए कह रहे 264 का रिविजन
क्या सीआईटी अपील्स करता है? माय फ्रेंड, सीआईटी एंड सीआईटीपीएस दो अलग अलग पोस्ट हैं। इनका क्वेश्चन है कि 264 का रिवीजन क्या सीआईटी अपील्स करता है? नो, सीआईटीपीएस अपील सुनता है। यहां 264 सीआईटी करता है। इनका कंफ्यूजन जो है मैं भी टेकअप करता हूं। वो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में भी आ जाएगा, विशॉट ही आ जाएगा। तो प्लीज, सीआईटी सीआईटीपीएस दो अलग अलग पोस्ट हैं। सीआईटीपीएस अपील सुनता है। अगर मैं अपील डालता हूं तो सीआईटी 264 में रिविजन करता है। अगर मैं 264 की एप्लीकेशन दूंगा कमिश्नर को, तब 264 करेगा कमिश्नर। आई कंप्यूट आउट, आई अंडरस्टूड आउट। तो ये फंक्शन सीआईटी का है, सीआईटीपीएस का नहीं है। सीआईटी सीआईटीपीएस दो अलग अलग पर्सन होते हैं, चाहे रैंक वाइज सेम होते हैं, सैलरी सेम होती है, बट अलग अलग रैंक से अलग अलग फंक्शन हैं इनके। 263, 264 का रिवीजन कमिश्नर करता है, सीआईटीपीएस नहीं करता। इनका तो कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। इनका क्वेश्चन है कि 264 में क्या सीआईटी इनकम इंक्रीज कर सकता है? लेट अस नॉट गो इनटू 263, 264। मैंने आपसे पहले कहा 263, 264 पर 6 घंटे हैं। उन 6 घंटे में हम क्या करेंगे बताइएगा? मेरा एम सिर्फ इतना है कि कैपिटल गेम्स में जहां जहां ये वर्ड आए उनको हम समझ सकें, क्योंकि पहले दो मॉड्यूल्स में इनका कहीं ना कहीं रेफरेंस आ जाएगा, तो वहां मुझे टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं करा रहा हूं ये। ये कह रहे हैं सीआईटीपीएस से अपील सुनेगा और सुन के कहेगा जाइए आप। तो यहां लिखा है डिसाइड, वो डिसाइड करता है अपील फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ। डिसाइड मतलब ऑर्डर पास करेगा। प्लीज वेट करिए। क्योंकि मैंने आपसे 263, 264 स्टार्ट करने से पहले बोला था कि मैं 6 मिनट में डिस्कशन कंप्लीट कर रहा हूं, जबकि इसमें 6 घंटे का डिस्कशन है। क्योंकि प्लीज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू टेल यू व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। ये सब करेंगे, सब हमें समझाएंगे 263, 64 क्या सेक्शन है। तो आपको डरा नहीं वर्ड से, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर वगैरह से, बट कुछ डॉक्ट्रिन्स करनी पड़ती है, तब जाके ये चीजें समझ में आती है। तो मैं पहली क्लास में ये बातें मतलब हैंडल नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल हैंडल करना। आपने पढ़ा एओ 4 तरह के ऑर्डर पास कर सकता है असेसमेंट के। रेमेडीज, प्लीज, रेमेडीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ। असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस ऑर्डर से। आपके पास 3 रेमेडीज होती हैं, 1, 2, 3। तो अगर एओ ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, देन 3 रेमेडीज आर अवेलेबल विद यू। पहली रेमेडी होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक apparent from record under section 154। तो प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं,
ये सिर्फ मैं आपको एक ऊपर से सेक्शन नंबर बता रहा हूं। आप टॉपिक्स टू बी कवर में देखेंगे, अपील्स रिवीजन के अलग से टॉपिक लिखे हुए मैंने, रेक्टिफिकेशन के लिए अलग से टॉपिक होता है हमारा। तो अपील्स, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, इस पूरे हमारे सीरीज ऑफ लेक्चर्स लगेंगे। अभी आपको इतना करा रहा हूं कि कैपिटल गेन्स आप आराम से हैंडल कर लें। रेमेडीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। पहली रेमेडी होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ये रेक्टिफिकेशन की जाती है अंडर 154। ये रेक्टिफिकेशन कौन करेगा? जिस ऑफिसर ने गलती की है वो ही रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। हम लोग 154 पढ़ेंगे, अपरेंट का मतलब समझेंगे। वहां आधे पेज में डिस्कशन दिया हुआ व्हाट इज अपरेंट। अपरेंट होता है ऑन द फेस ऑफ इट, अपरेंट होता है प्राइमा फेसी, अपरेंट होता है जिसके बारे में आर्गुमेंट पॉसिबल नहीं है, अपरेंट होता है जिसके बारे में दो व्यूज पॉसिबल नहीं है, अपरेंट है जिसके बारे में कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकती, दैट इज अपरेंट। एओ ने क्या किया? 2 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख कर दिया। बताइए, इज दिस अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड और नॉट? यस। इसे आप ठीक करा सकते हैं 154 में। एओ को एप्लीकेशन दीजिए 154 की, और 154 में वो ऑर्डर पास कर देगा और अपनी गलती ठीक कर देगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक्सपेंस ए अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक्सपेंस ए अलाउड है, फिर भी एओ ने डिसअलाउ कर दिया। इज दिस अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड और नॉट? यस इट इज। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है? द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। जो वो कहता है वो लॉ बन जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्सपेंस ए अलाउड है, फिर एओ डिसअलाउ कर रहा है, तो बताइए मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है या नहीं? यस। आप एओ को 154 एप्लीकेशन मूव करिए कि सर आपने एक्सपेंस ए डिसअलाउ कर दिया है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है कि अलाउड है। एओ 154 का ऑर्डर पास कर देगा और आपको एक्सपेंस अलाउ कर देगा। तो फर्स्ट रेमेडी इज, अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, उसे आप ठीक कराएंगे अंडर 154। और ये ठीक कौन करेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी विच कमिटेड द मिस्टेक शैल रेक्टिफाई द मिस्टेक बाय पासिंग अ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर। एओ ने मेरे 40 लाख के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए ऑन द ग्राउंड कि मैं घूमने गया था, पर्सनल एक्सपेंसेस है, जबकि मैं कहता हूं मेरा बिजनेस टूर था। बताइए, कैन आई गो फॉर 154? यस और नो? नो। क्यों? अपरेंट थोड़ी है। एओ कह रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस है, मैं कह रहा हूं ऑफिशियल एक्सपेंसेस है। दो ओपिनियंस पॉसिबल है, आर्गुमेंट पॉसिबल है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। इसलिए आपके पास क्या रेमेडी है? अपील करिए, अपील करिए सीआईटी अपील्स को। तो अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है और आपको कुछ डिसअलाउ हो गया है, तो आप अपील करिए सीआईटी अपील्स को। सीआईटी अपील्स अपना ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 250। अगर सीआईटी अपील से आप हार जाते हैं, अगर सीआईटी अपील से हार जाते हैं आप फर्दर अपील कर सकते हैं इसको, अपील टू इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसे हम कहते हैं ITAT,
ITAT अपना ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 254, यहां भी हार गया। आप अपील कर सकते हैं किसको? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपना ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 260A। हाई कोर्ट से भी आप हार गए, अपील कर सकते हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 262। सुप्रीम कोर्ट से भी हार गया। फिर इन द लास्ट बैच समवन सेड कि मैं एक मर्सी पिटीशन फाइल करूंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है मर्सी पिटीशन तभी हो सकती है जब आपको फांसी की सजा मिली हो, तो इंडिया का प्रेसिडेंट उसे कन्वर्ट कर सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बताइए आपका एक्सपेंस जिसला हो गया तो आपको फांसी मिल गई है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे मर्सी पिटीशन लेकर? पॉसिबल नहीं। बताइए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को कौन रिवर्स कर सकता है? द फाइनेंस मिनिस्ट्री, द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन बी नलिफाइड बाय द पार्लियामेंट बाय अमेंडिंग द एक्ट थ्रू द फाइनेंस एक्ट। नोट नंबर 1 देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट can be nullified by amending the law through the Finance Act. वोडाफोन केस, वोडाफोन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोडाफोन को टैक्स नहीं देना है। तो 2 क्लास बाद हमें वोडाफोन करना पड़ेगा बिकॉज डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट में चेंजेस आ गए हैं और वो चेंजेस आप तभी हैंडल कर पाएंगे जब हम वोडाफोन केस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के केस में कहा था कि वोडाफोन को कोई टैक्स नहीं देना, कोई पेनल्टी नहीं देनी। फाइनेंस एक्ट 12 से इन्होंने वोडाफोन केस को रेट्रोस्पेक्टिवली ओवररूल नलिफाई कर दिया और कहा वोडाफोन को पेनल्टी टैक्स वगैरह जो भी बनता है वो देना है। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन बी नलिफाइड by amending the law through the finance. Any questions है? अब डिस्कशन ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है क्या मैं अपील कर सकता हूं? कर सकते हैं। बट CI के अपील प्रैक्टिकली आपको झाड़ेगा, आपको डांटेगा कि मिस्टेक तो आप नीचे ठीक करवा लेते हैं। नीचे मतलब AO से मेरा टाइम क्यों खराब किया आपने? तो अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो अपील में जा सकते हैं आप, बिकॉज अपील में आप जा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी इनजस्टिस हुआ है आप अपील में जा सकते हैं। अगर 2 लाख प्लस 2 लाख उन्होंने 5 लाख कर दिया है, इट्स अ इनजस्टिस टू यू। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं 154 मूव करता हूं क्योंकि अगर यहां जाऊंगा मेरा 2 + 2 4 लाख कर देगा CID पे, बट मुझे झड़ेगा कि आप मेरा टाइम क्यों खराब किया आपने, ये मिस्टेक तो आप AO से भी करवा लेते हैं। सेकेंड रीजन मैं अपील क्यों नहीं फाइल करता अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होती है। 154 इज फ्री ऑफ कॉस्ट। 154 एप्लीकेशन जो होती है इससे अब कोई फीस नहीं लगती है, जबकि अपील के साथ फाइलिंग फीस लगानी पड़ती है। तो अगर मिस्टेक अपरेंट है तो बेटर है आप 154 में ठीक करा लीजिए। 154 में मैं एप्लीकेशन देता हूं, 154 में AO ऑर्डर पास करके अपनी मिस्टेक ठीक करता है। ये सब कर लेंगे। रिकॉर्ड क्या होता है, मिस्टेक का मतलब क्या होता है, अपरेंट क्या होता है, ये सब कुछ 1/4 में करें। ओके क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हाई कोर्ट नहीं, कौन सी हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट।
सीआई के पीस ITAT की जजमेंट आने में कितना टाइम लगता है? ये सब कुछ करना हमने पीस। वैसे यहां लग जाते हैं 2 साल के करीब, यहां लग जाते हैं 10 साल के करीब, यहां लग जाते हैं 15-16 साल, और यहां अगले 20 साल। थर्ड रेमेडी ध्यान से सुनिएगा, थर्ड रेमेडी ध्यान से सुनिएगा। अगर एओ ने आपके अगेंस्ट कुछ इनजस्टिस किया अपने ऑर्डर में, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं CIT को अंडर 264। यहां अपील आपने किसको की थी? CIT। तो एओ ने अगर कुछ डिसअलाउ किया है, कुछ इनजस्टिस किया आपके साथ, आप कमिश्नर के पास 264 में जा सकते हैं। इधर देखिए, जो मैं बॉडी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं, यही बॉडी लैंग्वेज जब 263, 264 कराऊंगा तब यूज करूंगा। जस्टिस के 2 दरवाजे हैं, जस्टिस के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है CIT का दरवाजा, एक दरवाजा है 264 कमिश्नर वाला दरवाजा। जस्टिस के 2 डोर है। मैं जस्टिस 2 डोर से ले सकता हूं। एक डोर है CIT का, एक डोर है CIT अंडर 264 का। लॉ में लिखा हुआ है, हम बात में करेंगे, लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप अपील में चले गए तो 264 का दरवाजा आपके लिए पूरी तरह से बंद कर देंगे हम। अगर आप 264 में चले गए, हम अपील का दरवाजा आपके लिए पूरी तरह बंद कर देंगे। यानी जस्टिस आप यहां से ले सकते हैं या यहां से ले सकते हैं, दोनों जगह से नहीं ले सकते। ये बात लॉ में लिखी हुई है, रख लीजिए इस बात को। जस्टिस के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है CIT अपील्स का, एक दरवाजा है CIT 264 वाला। लॉ में लिखा है एक ही दरवाजा आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपील का दरवाजा खोल दिया, यानी अपील कर दी, तो अब आप 264 में नहीं जा सकते उस साल के लिए किसी भी इशू पर। 264 का दरवाजा आपके लिए बंद कर देंगे टोटली। अगर आपने 264 का दरवाजा खोल दिया, यानी कि 264 में आपने एप्लीकेशन दे दी, तो हम अपील का दरवाजा आपके लिए पूरी तरह बंद कर देंगे। यानी यू कैन आइदर गो टू CIT अपील्स और गो टू CIT अंडर 264। पता है लॉ मेकर्स ने ऐसा क्यों किया है? दोनों के पास क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मैंने बताया था आपको, CIT अपील सेम लेवल पर होते हैं, सैलरी सेम होती है दोनों की, फंक्शंस अलग अलग हैं। तो आप ये थोड़ी कर सकते हैं कि कुछ इश्यूज पर आप यहां चले जाए, कुछ पे यहां चले जाए। वो कह रहे हैं एक ही जगह जाइए, या CIT अपील या फिर 264। एक बात और सुनिए, लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है 264 ऑर्डर इज अ फाइनल ऑर्डर। इसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं कर सकता। ये लॉ में लिखा हुआ है। Order under 264 is a final order and no appeal is possible against it। ये लॉ में लिखा हुआ है। बताइए, आपके फादर के केस में एओ ने कुछ डिसअलाउ कर दिया, आप कहां जाना चाहेंगे? CIT अपील या फिर 264? CIT अपील से जाएंगे। क्यों?
यहां हार गए IIT, यहां हार गए हाई कोर्ट, यहां हार गए सुप्रीम कोर्ट और यहां चले गए। और अगर CIT ने बोल दिया कि AO का ऑर्डर सही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। 264 ऑर्डर इज अ फाइनल ऑर्डर। नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट इट। तो प्रैक्टिकली हम कहां जाते होंगे, अपील में या 264 में? 100% अपील में जाते हैं। मैं अपने इतने लंबे प्रैक्टिस के कैरियर में हमने कभी भी 264 फाइल नहीं की। फीस बराबर होती है, मान लीजिए फीस बराबर, मान लीजिए फीस बराबर है, मान लीजिए 264 बताइए कोई जाता होगा या नहीं? नहीं जाते लोग। फिर आप कहते हैं, कहेंगे कि जब 264 में कोई जाता नहीं है तो ये लॉ बनाए क्यों? अगर लिखिए लिखिए एक मिनट, ये तो लिखिए सर। वन 154 का ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास हो सकता है 4 साल। तो 154 का ऑर्डर पास हो सकता है 4 साल तक। आप ये 4 साल कहां से गिनेंगे बाद में देखें। एक काम करेंगे, जब कैपिटल गेन का चैप्टर करेंगे ना, वहां 154 आएगा, वहां 4 साल कैसे गिनेंगे वो मैं आपसे निकलवाऊंगा। 4 साल कैसे गिनेंगे वो आप मुझे बताएंगे और लॉजिक अप्लाई करेंगे तो बता देंगे 4 साल कहां से गिने जाएंगे। ठीक है, अभी ये मान लीजिए ये ऑर्डर 4 साल तक पास हो सकता है। ठीक है, और मैं एप्लीकेशन भी 4 साल तक दे सकता हूं। 154 एप्लीकेशन आप 4 साल तक दे सकते हैं। अपील आपको कितने दिन के अंदर करनी होती है? 30 दिन। अपील मुझे 30 दिन के अंदर फाइल करनी पड़ती है। और 264 एप्लीकेशन में 1 साल तक फाइल कर सकता हूं। अब आप लोग मुझे जवाब देंगे, 264 में हम कभी नहीं जाते, फिर ये सेक्शन क्यों बनाया हुआ है? अपील आप 30 दिन तक कर सकते हैं। 264 की एप्लीकेशन आप 1 साल तक दे सकते हैं। 264 मैंने अपनी लाइफ में किसी को जाते नहीं देखा। फिर भी लॉ मेकर्स ने लॉ क्यों बनाया होगा बताइए? अगर 30 दिन निकल गए, अपील नहीं किया आपने, तो लॉ मेकर्स ने आपको एक रेमेडी दे दी। क्या? 1 साल तक आप 264 मूव कर सकते हैं। हम बोलते हैं यू आर द मर्सी ऑफ CIT। हम बोलते हैं यू आर एट द मर्सी ऑफ CIT, यानी CIT की रहम करम कर रहा है। अलाउ कर दिया ठीक है, नहीं अलाउ किया कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बताइए 264 लोग कब यूज करते होंगे? जब अपील का टाइम निकल गया, अपील नहीं की गई, तो आपको एक तरीका दे दिया गया कि कमिश्नर के पास जाकर अपनी लक ट्राई कर लीजिए। आप क्वेरी पूछ रहे थे कि 264 CIT करता है, CIT भी करता है। आई होप द क्वेरी इज नाउ क्लियर। बताइए प्लीज। एक मिनट, एनी क्वेरीज ऑन दिस इशू? ये दिन कहां से काउंट करते हैं बाद में कर लेंगे। ये मैं इसलिए करा रहा, जैसे कराऊंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आपको 156 का नोटिस ऑफ डिमांड कब होता है, वहां से चीजें गिने जाते हैं। अब आप कहेंगे नोटिस ऑफ डिमांड क्या होता है? कर लेंगे।
तो इसमें मैंने कहा 4 साल। 4 साल कैसे गिनते हैं? इन द चैप्टर ऑफ कैबिनेट आप लोगों से करवाऊंगा। ओके, ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं अबाउट रिट पिटीशन, वो मैं बाद में ले लूंगा प्लीज, अभी बहुत इट्स टू अर्ली एट दैट मोमेंट। ये इशू रेज कर रहे हैं रिट पिटीशन क्या होती है, वो मैं टेकअप कर लूंगा जब भी कोई इशू आएगा तब टेकअप कर लूंगा। एट द मोमेंट इट्स टू अर्ली। आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया तो ये बंद हो जाएगा आपके लिए। 1 साल तक लेंगे एप्लीकेशन में, 1 साल तक दे सकता हूं। आप देखिए, नोट पढ़िए, नोट 2 पढ़िए। फॉर एन असेसमेंट ईयर प्लीज, फॉर एन असेसमेंट ईयर either an appeal can be made to CITPs or a revision application can be made to CIT under 264. Both the remedies are not available for an assessment here. Note 3. Generally लोग क्या करते हैं? Generally, assessee files an appeal to CIT appeals against the order of the AO and does not file revision application under 264. सही क्यों नहीं फाइल करते हम 264? Because it's a final order. अगर CIT ने मुझे रिलीफ नहीं दिया, matter is closed forever. Normally the revision application under 264 is filed when appeal has not been made to CITP and the time period for filing the appeal to Commission of Income Tax Appeals has expired. Note 4 लिखेगा, ठीक है, फिर ओनली बताइए 264 ऑर्डर कौन पास करता है? CIT। उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। 263 ऑर्डर कौन पास करता है? कमिश्नर। क्या उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। 264 के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है, बट 263 जहां कमिश्नर इनकम बढ़ाता है वहां तो आप अपील करेंगे। किसको करेंगे अपील? CITPs को। सोच लीजिए, CIT ने 263 में ऑर्डर पास करके आपकी 40 लाख इनकम बढ़ा दी। अब आप अपील करेंगे उसके ऑर्डर के अगेंस्ट तो CITPs, CITPs का सेम लेवल होता है, अपील कहां जाएगी? ITA। तो 264 इज नॉट अपील, बट 263 इज अपीलेबल। नोट 4 लिखिए। Against an order of revision passed by CIT under 263, assessee can file an appeal to ITA. ITD के बाद हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट। एक मिनट, अपील CIT को नहीं होती है, अपील है तो CIT अपील।
एक मिनट प्लीज। इनका क्वेश्चन है कि CITP टू ITAT अपील करने का टाइम कितना होता है, ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, ITT टू हाई कोर्ट ये सब टाइम डिफाइंड है। ये तो मैंने सब 30 दिन से बता दिया कि लोग 264 क्यों करते हैं। जब 30 दिन निकल गए, अपील नहीं की गई, तो मैं 264 मूव करता हूं। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि CIT ने 264 में ऑर्डर पास कर दिया, गलत ऑर्डर पास किया है। क्या CCIT चीफ CIT से रिवाइज कर सकता है? नहीं कर सकता। फंक्शंस पढ़िए चीफ CIT के क्या हैं। He can only supervise the CITPs. 264 is a final order, उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं होती है। देखिए ऐसा लॉ क्यों बना, ये सब बातें हम करेंगे। अभी तो मैं बेसिकली आपको लॉ रटा रहा हूं इस समय। इनका क्वेश्चन है कि AO के ऑर्डर में मिस्टेक अपहरण फ्रॉम रिकॉर्ड थी, मैंने 154 मूव नहीं किया, मैं अपील में चला गया CITPs में। अब बताइए क्या होगा। CITPs अपना 250 में ऑर्डर पास करेगा और आपको अलाउ कर देगा, जो डिसअलाउ हुआ था, ये जो मिस्टेक हुई ठीक कर देगा। He'll pass CITPs will pass an order under 250। देखिए ये जो अपील्स वगैरह ये सब कुछ हम करेंगे ग्रेट डिटेल्स में। नेक्स्ट पेज पर आइए। प्लीज टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 15-16। पहला टैक्स रेट है इन केस ऑफ every individual other than individual referred in 1B1C below, or in case of HUF, ये टैक्स रेट एप्लीकेबल है फॉर बोथ रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, where the total income does not exceed 2,50,000। ये स्लैब 2 लाख था, फाइनेंस एक्ट 14 ने इसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। व्हाट डू मीन बाय टोटल इनकम? एट द टॉप लिखिए टोटल इनकम मीन्स द टैक्सेबल इनकम after allowing all deductions। ये टैक्स रेट्स है फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF, चाहे आप रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो। इनकम अगर टोटल इनकम 250 तक है, देयर इज नो टैक्स। 250 से ऊपर है, कहां तक है? 5 लाख तक है, देन 10% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड ₹250। इनकम 3 लाख, 50,000 का 10% 5,000। अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है, तो 25,000 बैठ के रहे। ये 25,000 कैसे निकाला गया? 2.5 लाख से 5 लाख इज 2.5 लाख इंटू 10%, 25,000 प्लस व्हाट 20%।
ऑफ द अमाउंट विच एक्सीड ₹5 लाख। इनकम 6 लाख है, कितना टैक्स बना? 25 + 20 45,000। अगर इनकम 10 लाख से एक्सीड कर रही है तो 1,25,000, ये कैसे निकाला गया? 5 लाख माइनस 2.5 लाख का 10%, 25,000। 10 माइनस 5, 5 का 20%, 1 लाख। 1,25,000 प्लस 30%, जिससे इनकम एक्सीड ₹10 है। इनकम 11 लाख रुपए है। 1,55,000। 1B. In case of every individual being a resident in India, देखिए एग्जामिनर बड़ा क्लेवरली इन टैक्सेस को पूछ जाता है। हम फॉरेन टैक्सेशन में कुछ टैक्स रिलीफ निकालना सीखेंगे। वहां एग्जामिनर इस तरह की बातें करके आपको कंफ्यूज कर जाता है। तो जब फॉरेन टैक्सेशन करेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से एग्जामिनर ने लिखा है कि नॉन रेजिडेंट है, एज है 65 साल, नॉन रेजिडेंट है, एज है 65 साल, उसकी इनकम इतनी है, आपको टैक्स निकालना था, तो रिलीफ देना था। स्लैब क्या रहेगा? 2.5 लाख रहेगा। ये 3 लाख का स्लैब कब लगता है? इफ इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट। In case of every individual being a resident of India who is at the age of 60 years or more but less than 8 years at any time during the previous year, आपके ग्रैंडफादर 31 दिसंबर 2014 को पूरे 60 साल के हो गए। आपके ग्रैंडफादर 31 दिसंबर 14 को पूरे 60 साल के हो गए। लेस देन 60 ईयर्स की थी इस साल में, मोर देन 60 ईयर्स हो गए इस साल में। कौन सा स्लैब लगेगा? हाँ, 2.5 लाख या 3 लाख? वाई? एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। स्लैब है 3 लाख, पहले 3 लाख पे निल, 3 से 5 लाख 10%, 5 से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। अगर आप रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, एज 65 साल, रेजिडेंट एंड एनओआर, 2.5 लाख का स्लैब लगेगा या 3 लाख का लगेगा? 3 लाख लगेगा। यू आर करेक्ट, बट वाई? एक इंडिविजुअल, दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड एनओआर। तो अगर इसकी एज है मान लीजिए 65 ईयर्स, क्या करेगा? 3 लाख का, 3 लाख का, इसके लिए 2.5 लाख। नोट कर लीजिए ऑन द सेम पेज। आपको लास्ट बजट में 20,000 की रिडक्शन आई थी, रिबेट अंडर 87 एज आई थी, एप्लीकेबल है आज भी। कराऊंगा अभी। एक मिनट, दोबारा बोलिए। कोई अगर 31 फरवरी को पैदा हुआ, आपका लास्ट बजट में 29 फरवरी, उससे क्या फर्क पड़ता है?
एक मिनट। ये कह रहे हैं कोई 29 फरवरी को पैदा हुआ हो, तो बताइए वो जिस साल वो 60 साल का होगा, मतलब उस साल डेज नहीं काउंट किए जाएंगे। आपने मुझे थोड़े कंफ्यूज कर दिया। चलिए, यू नीड अ ब्रेक, तो लेट्स टेक द ब्रेक टू 20 मिनट्स।
महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता आजादी से अधिक महत्वपूर्ण है। उनका सपना था सबके लिए संपूर्ण स्वच्छता। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। छोटू एक चाय लाना। छोटू कोल्ड ड्रिंक। अरे छोटू दो सिगरेट लाना। Chotu, a dismissive name for a child employed at a roadside stall. Over 10 million Chotus are victims of child labor in India. They work and serve educated individuals who don't notice child labor. Corporate employees see them just outside their workplace, but they turn a blind eye. How could we get corporate India's attention? We identified a Chotu who serves tea to the employees of a corporate office every day. We then turned Chotu, the tea server, into Chotu, the CEO, and sent him to work in the very same office. The CEO of the company then introduced Chotu to the staff. He also spoke about the atrocities of child labor and what people could do to stop it. Then Chotu distributed his visiting cards which read, "Now that you noticed me, please notice the children working on the streets as well. Report child labor at 2652-0601. Corporate India did take notice this time and decided to take a stand. Save the Children India received over 350 phone calls reporting child labor within just 2 weeks. We carried out this activity in several corporate offices. It also went viral. Our Chotu CEO helped many other Chotus get off the street. He gave them a chance to reclaim their names and their lives.
लाइनमैन मिट्टीलाल कंट्रोल रूम में पहुंचे। और राइट साइड में दराज में रखा हुआ पेपर। अरे बेटा, लेना तू। बदली करो। हाँ हाँ, पेपर लेके अथॉरिटी कर लेना। एक मिनट जीता वाला उतना तो कर यार। हटो। वो तो मेरा काम है यार। हाँ बेबी का नहीं खाना क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मैंने भी सिगरेट का मांगी थी, फिर भी तुमने अपना धुआं मुझे पिलाया ना। अब बदले में मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। लो मिर्ची का पकड़ा। तुम्हें अगर सिगरेट पी पी के मरना है तो शौक से मरो, लेकिन किसी और को अपना पार्टनर मत बनाओ। थोड़ी सी शर्म करो। बहुत सही किया आपने। देखा, पहुंचाए हर आवाज आप तक, आज तक। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता आजादी से अधिक महत्वपूर्ण है। उनका सपना था सबके लिए संपूर्ण स्वच्छता। Can you please start the class? Tax rates के पेज 2 पर आइएगा। Tax rates पेज 2। In case of every individual being a resident of India who is of the age of 80 years or more at any time during the previous year, इसमें इनिशियल स्लैब क्या है? 5 लाख तक निल, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। अगर करंट ईयर में आपने एज एक्वायर किए 80 ईयर्स, करंट ईयर यू हैव एक्वायर्ड द एज ऑफ 80 ईयर्स, तो अब लेस देन 80 भी थे, मोर देन 80 भी है, स्लैब क्या रहेगा? 5 लाख। पॉइंट्स भी नोटेड देखिएगा। द टैक्स रेट गिवन इन 1A, 1A में स्लैब है 2.5 लाख, आर फॉर रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। द टैक्स रेट गिवन इन 1B, 1C आर फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। Therefore, in case of a senior citizen is 60 years or more, super senior citizen 8 years or more, being a non-resident, the tax rate given in 1A will apply, that is slab rate will be 250. Surcharge on income tax, बताइए जो सरचार्ज गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो किस लिए यूज किया जाता है? एजुकेशन के लिए नहीं करते हैं, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज। उसमें इनकम टैक्स की फिगर अलग जाती है, एजुकेशन सेस अलग जाता है, सरचार्ज अलग जाता है। सरचार्ज जो होता है कलेक्ट, दैट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज। बजट में ये पूरा अकाउंट देते हैं कि हमने इतना सरचार्ज कलेक्ट किया था और उसे हमने इस हाईवे पर लगाया है। सरचार्ज लगाया गया है 10% इफ द इनकम एक्सीड ₹1 crore। द अबव इनकम टैक्स सो कैलकुलेटेड और इन सेक्शन 111A और इन सेक्शन 112। व्हाट इज सेक्शन 111A? वहां लिख दीजिए इस तरह से, सेक्शन 111A इज टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैप गेन्स। वो कितना होता है? 15%। सेक्शन 112 क्या होता है?
tax on long-term cap gains, which can be 20% or 10%. The income tax so calculated or in section 111A or section 112 shall in case of every individual or HUF be increased by surcharge of 10%. 10% किस चीज का? Of such income tax if the total income exceed rupees 1 crore. लोकल अथॉरिटी में क्या होगा? लोकल अथॉरिटी द टैक्स रेट इज 30% ऑफ टोटल इनकम. यहां कोई स्लैब नहीं होता. और यहां पर भी द इनकम टैक्स सो कैलकुलेटेड और इन सेक्शन 111A 112 shall in case of every local authority be increased by surcharge of 10% of such income tax if total income exceed rupees 1 crore. Partnership firm tax rate is 30% flat. Again, the income tax so calculated or in section 111A 112 shall in case of every firm be increased by surcharge of 10% of such income tax if to or in section 111A or section 112 shall in case of every domestic company be increased by surcharge of 10%, 5% if the total income exceed rupees 1 crore but does not exceed rupees 10 crores. और जहां total income exceed rupees 10 crores, then surcharge should be levied at the rate of 10% of the income tax. In case of foreign company, what is the tax rate? 40% of the total income. The income tax so calculated or in section 111A or section 112 shall in case of every foreign company be increased by surcharge of 2%. यहाँ surcharge इतना कम क्यों रखा गया है? Tax rate is already too high. If the total income exceed 1 crore but does not exceed rupees 10 crores, और जहाँ income 10 crore exceed कर रही है, वहाँ surcharge will be at the rate of 5%. ये तो देखिए, अगर इनकम एग्जैक्टली 1 करोड़ है, surcharge will be there or not? No. Surcharge is where income exceed rupees 1 crore. ये तो देखिए, एक डोमेस्टिक कंपनी है, देखिएगा मत, उसकी बिजनेस इनकम है 90 लाख, लॉन्ग टर्म कैप गेन है 20% वाले 40 लाख. बताइए सरचार्ज लगेगा या नहीं? क्यों नहीं लगेगा? लॉ कहता है टोटल इनकम. व्हाट इज टोटल इनकम? टैक्सेबल इनकम आफ्टर अलाउिंग ऑल डिडक्शन. तो सरचार्ज विल बी देयर. लॉ में क्या लिखा है? द इनकम टैक्स सो कैलकुलेटेड और इन सेक्शन 111A और सेक्शन 112 shall be increased by surcharge of 5%, 10% if total income exceed 1 crore. इस केस में क्या करेंगे बताइए आप? 90 लाख से 30% कितना हुआ? 27 लाख. 40 लाख पर 20% 8 लाख. 35 लाख. इसमें 5% सरचार्ज ऐड कर देंगे, 1,75,000. Surcharges 5% in this domestic company. Domestic company है, income exceed 1 crore
डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, तो यहां सरचार्ज लगेगा 5%, विच इज 1,75,000। बताइए। मार्जिनल रिलीफ, इसे प्रॉपर्ली कर लीजिएगा। जब मैं मैट कराऊंगा आपको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वहां ये कंसेप्ट रिपीट नहीं करूंगा। जब मैं आपको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कराऊंगा मैट, एएमटी कराऊंगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वहां मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट रिपीट नहीं करूंगा। देखिए, एक इंडिविजुअल है, लेट्स से एज है बिलो 60 ईयर्स। एग्जाम्पल 1 देखिए। In case of resident individual age below 60 years, calculation of tax liability and tax liability and marginal relief shall be as under। पहले देखिए क्या है। टोटल इनकम 1 करोड़ है एग्जैक्टली, सरचार्ज लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। 1 करोड़ पर टैक्स कितना बनता है? कैलकुलेट करके देखिए। 2.5 लाख पर निल, फटाफट करिए मेरे साथ। 2.5 लाख से 5 लाख, 10% 25,000, 5 से 10 20% 1 लाख, 1,25,000, 90 लाख पर 30% 27 लाख, कितना हो गया? 28,25,000। What is surcharge? अब मैं इनकम बढ़ाता हूं सिर्फ 1 लाख रुपए से, 1 करोड़ 1 लाख। टैक्स कितना हो गया? यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट इन सेकेंड। 30,000 रुपए टैक्स बढ़ जाएगा, 28,55,000। 10% सरचार्ज लगाइए, 2,85,500। ध्यान से देखिए हार्डशिप। प्लीज सी द हार्डशिप। मिस्टर ए का केस है, मिस्टर बी का केस है। मिस्टर बी सिर्फ 1 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, बट उनकी टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है? 3,15,500। इनजस्टिस देखिए कि इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, बट माई लाइबिलिटी इज गेटिंग इंक्रीज बाय 3,15,500 एंड देयरफॉर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मार्जिनल रिलीफ। कोशिश करिए अपने आप बनाने की। इफ यू आर द गवर्नमेंट, क्या रिलीफ देंगे? कि मैक्सिमम लायबिलिटी आप हम कितनी बढ़ाएंगे आपकी? जितनी इनकम बढ़ेगी। ये लायबिलिटी मेरी क्यों बन रही है? सरचार्ज लगने की वजह से। सरचार्ज लगने की वजह से मुझे अब इस 28-25 का भी सरचार्ज लग गया। अगर मेरी इनकम एग्जैक्टली 1 करोड़ है, देयर इज नो सरचार्ज। इनकम अगर 1 करोड़ 1 लाख हो गई, 2,85,500 का सरचार्ज लग गया। इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, but my liability is getting increased by
3,15,500 प्रोवाइड अ मार्जिनल रिलीफ। कोशिश करिए, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, आपका टैक्स एंड सरचार्ज की लायबिलिटी हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे किस अमाउंट पर? 28,25 प्लस 1 लाख। यानी जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी, हम आपकी टैक्स लायबिलिटी मैक्सिमम उतनी ही बढ़ाएंगे। फॉर्मूला में कन्वर्ट करिए, कोशिश करिए। फॉर्मूला एक्स प्लस वाला फॉर्मूला नहीं है कि अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा रही है तो टैक्स एंड सरचार्ज शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा रही है तो आपका टैक्स एंड सरचार्ज हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू 28,25 प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। एग्री कर रहे हैं इस बात से? देखिएगा, ये कह रहे हैं कि इनकम 1 लाख से बढ़ रही है तो पूरा मुझसे आप 1 लाख ले रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हम रिलीफ देते ही नहीं, आपको पूरा पे कर दीजिए। रिलीफ का नाम क्या दिया इन्होंने? मार्जिनल रिलीफ, कि थोड़ा बहुत दे रहे हैं आप। ये कह रहे हैं इससे बढ़िया 1 लाख डोनेट कर दीजिए, अच्छी बातें कर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को करिएगा ताकि एटीजी पूरी मिल जाए 100%। See, marginal relief in case of 1, 2, 3 above, that is, in case of individuals, HUS, local authority and firms, where the total income exceeds ₹1 crore, then the aggregate of income tax and surcharge shall be restricted to tax on ₹1 crore प्लस टोटल इनकम माइनस ₹1 करोड़। इलस्ट्रेशन देखिए, ये केस है रेजिडेंट का, इंडिविजुअल, एज बिलो 60 ईयर्स। द एग्रीगेट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस टोटल इनकम माइनस ₹1 करोड़। इनकम एग्जैक्टली 1 करोड़ है, टैक्स है 28,25,000। 1 करोड़ 1 लाख हो गई इनकम, टैक्स हो गया 28,55,000 प्लस 10% सरचार्ज, ये हो गया 31,40,500। इसे कितने पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? 28,25 प्लस 1 लाख, 29,25 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इनकम है 1 करोड़ 2 लाख, टैक्स कितना हो जाएगा बिना देखे बताइएगा? इसमें 60,000 ऐड कर दीजिए, 28,50,000 प्लस 10% सरचार्ज 31,73,500। इसे कितने पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? 28,25,000 प्लस 2 लाख, 30,25,000। इनकम है 1 करोड़ 4 लाख, टैक्स हो गया 29,45,000, सरचार्ज हो गया 294,500, बक्सस 39,500। इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कितने पर? 28,25 प्लस 4 लाख, 32,25,000। इनकम है 1 करोड़ 5 लाख, टैक्स बना 29,75,000, सरचार्ज है 297,500, बक्सस 72,500। यहां रिलीफ नहीं मिलेगा, क्यों? इनकम बढ़ रही है कितने से? 5 लाख से। लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है?
4,47,500 से बढ़ रही है. Here there is no relief. So only in marginal cases the relief is there. Any questions there? ये कह रही है कि सरचार्ज 1 लाख से लगना चाहिए. नो, लॉ कहता है जहां टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ पूरे इनकम टैक्स को हम इंक्रीज करेंगे बाय सरचार्ज ऑफ 10%. हाँ, तो जितना आपने अर्न किया इस केस में उतना आपसे टैक्स ले रहे हैं. 1 लाख 1 लाख मत कमाइए सर. आई थिंक योर क्वेरी इज कि यहां कमा आप 1 लाख रहे हैं और पूरा 1 लाख ही दे रहे. अगर ये रिलीफ नहीं लाते तो आप दे रहे थे 3,15,500 एक्स्ट्रा दे रहे थे. लेना तो चाहिए था 1 लाख का 10% लेना चाहिए था, बट लॉ तो कह रहा है पूरे इनकम टैक्स को हम सरचार्ज से इंक्रीज करेंगे. प्लीज अगेन, वाई डोंट बी कंसिडर एजुकेशन सेस इसके बाद लगेगा एक्स्ट्रा. अभी 1 मिनट प्लीज. अब ये कह रहे हैं यहां पर 29,25,000 रेस्ट्रिक्ट कर दिया. अब इस पर आपके ऊपर 3% एजुकेशन सेस लगाया जाएगा, उससे कोई रिलीफ नहीं. ये तो तरीका है टैक्स इकट्ठा करने का. और जब चिदम्बरम ने ये 10% सरचार्ज लगाया, एवरीवन वाज स्टन्ड टू सी द फिगर. हर कोई हैरान था उसकी फिगर से. उसने कहा पूरे हिंदुस्तान में जो इंडिविजुअल्स 1 करोड़ से ऊपर इनकम दिखा रहे हैं वो कितने हैं? सिर्फ 42,000 इंडिविजुअल्स हैं. 125 करोड़ की पॉपुलेशन में 1 करोड़ से ऊपर जो इनकम दिखा रहे हैं इंडिविजुअल्स वो सिर्फ 42,000 है. प्लीज प्लीज दोबारा देखिए प्लीज. ये लॉ है, मैं चेंज नहीं कर सकता. अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं कहता 10% से हटा दीजिए, बिल्कुल लगाइए मत. बताइए प्लीज. इनकम है 1 करोड़ 5 लाख, टैक्स बन रहा है 29,75,000, सरचार्ज बन रहा है 297,500. माई टैक्स टाइप इज 32,72,500. मेरी इनकम बढ़ रही है 5 लाख से, लाइबिलिटी कितने से बढ़ रही है? दिस माइनस दिस, अराउंड 4,47,000. तो इनकम बढ़ी है 5 लाख से, लाइबिलिटी बढ़ी है 4,47,500 से. तो कोई हार्डशिप नहीं है आपको. In case of domestic company or foreign company, where the total income exceed rupees 1 crore, but does not exceed rupees 10 crores, aggregate of income tax surcharge shall be restricted to tax on 1 crore plus total income minus rupees 1 crore. सही है बिल्कुल. बताइए, जहां इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी इनकम 10 करोड़ से एक्सीड करिए फिर क्या होगा? मार्जिन रिलीफ शुड बी देयर और नॉट? सोचिए इसके बारे में. एक इंडियन कंपनी की इनकम एग्जैक्टली 10 करोड़ है, टैक्स बनाइए कितना बनेगा? वैसे ही बता दीजिए मुझे. इंडियन कंपनी है, 10 करोड़ की एग्जैक्ट इनकम है, 3 करोड़, सरचार्ज कितना लगेगा? डोमेस्टिक कंपनी है,
5%, कितना हो गया? 3 करोड़ 15 लाख। इनकम सिर्फ 1 लाख से बढ़ाता हूं, ₹10 करोड़ की इनकम है, इंडियन कंपनी है, टैक्स अब 3 करोड़, सरचार्ज कितना हो गया? 15 लाख। इनकम है 10 करोड़ 1 लाख, 3 करोड़ 30,000, सरचार्ज बोलिए 10% सरचार्ज लग गया, कितना हो गया? 30 लाख। इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, लायबिलिटी बढ़ी कितने से? 15 लाख 33,000। प्लीज प्रोवाइड द रिलीफ। अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर होगी तो टैक्स एंड सरचार्ज कितने पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे आप? 10 करोड़ पर टैक्स सरचार्ज है 3 करोड़ 15 लाख प्लस 1 लाख, 3 16 पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे सर। अगर क्लियर नहीं हो तो आगे मत पढ़िएगा। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैथ में ये कैलकुलेशंस आएंगी, वहां मैं रिपीट नहीं कराऊंगा आपको, रिपीट कर देता हूं। इनकम डोमेस्टिक कंपनी है, इनकम एग्जैक्टली 10 करोड़, 10 करोड़ पर 30% टैक्स लग गया, 3 करोड़। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ तक है, सरचार्ज 5% है, 15 लाख सरचार्ज लग गया, 3 करोड़ 15 लाख इज द लायबिलिटी। अब इस कंपनी की इनकम 1 लाख से ऊपर बढ़ गई, टैक्स कितना बन गया? 3 करोड़ 30,000। सरचार्ज कितना हो गया? 10%। अगर टोटल इनकम एक्सीड 10 करोड़, सरचार्ज 10%, 30 लाख 3,000, 3 करोड़ 30 लाख 33,000। इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, लायबिलिटी बढ़ रही है 15 लाख 33,000 से। रिलीफ दीजिए। टैक्स एंड सरचार्ज ऑन 10 करोड़ 5% प्लस करिए, टोटल इनकम माइनस रुपीज 1 करोड़ कैसे होगा? 10 करोड़। एग्री करना इस बात को? In case of domestic companies where total income exceeds 10 crores, then the aggregate of income tax and surcharge shall be restricted to tax on 10 crores with a surcharge of 5% plus total income minus rupees 10 crores. In case of foreign company where the total income exceeds rupees 10 crores, then the aggregate of income tax plus surcharge shall be restricted to tax and 10 crores with a surcharge of 2% plus total income minus rupees 10 crores. For example, in case of a domestic company where the total income exceeds 1 crore but does not exceed rupees 10 crores, then the aggregate of income tax and surcharge shall be restricted to tax on 1 crore plus total income minus rupees 1 crore.
सरचार्ज तो सबके लिए है ना, मार्जिनल रिलीफ इज फॉर एवरीवन। मार्जिनल रिलीफ बताइए नॉन रेजिडेंट को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिएगा टोटल कम है 1 करोड़, इंडियन कंपनी है, टैक्स कितना बन गया 30 लाख। 1 करोड़ 1 लाख है, टैक्स बना 30 लाख 30,000। इसमें 5% सरचार्ज लग गया, ये बन गया 31,81,500। इनकम बढ़ी है 1 लाख से, लाइबिलिटी बढ़ी कितने से 1,81,500 से, इसे कितना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 31 लाख। इनकम है 1 करोड़ 3 लाख, टैक्स 30,90, सरचार्ज 5%, 1,54,500, 32,44,500। इनकम बढ़ी है 3 लाख से, लाइबिलिटी कितने से बढ़ रही है 2,44,500 से, therefore no relief है। Domestic company with the total income exceeds 10 crores, then the aggregate of income tax and surcharge shall be restricted to tax on 10 crores with a surcharge of 5% plus total income minus rupees 10 crores। इनकम एग्जैक्टली 10 करोड़ है, टैक्स कितना बना 3 करोड़ प्लस 5% सरचार्ज लगेगा 15 लाख, 3 करोड़ 15 लाख। इनकम हो गई 10 करोड़ 1 लाख, कितना टैक्स हुआ 3 करोड़ 30,000। सरचार्ज कितना हो जाएगा 10%, 30 लाख 3,000, यू गेट 3 करोड़ 30 लाख 33,000। इनकम बढ़ी है 1 लाख से एंड लायबिलिटी इज गेटिंग इंक्रीज बाय 15 लाख 33,000। इसे कितने में रिस्ट्रिक्ट करेंगे 3 लाख 16 हजार। इनकम है 10 करोड़ 20 लाख, 10 करोड़ 20 लाख, टैक्स हो गया 3 करोड़ 6 लाख, सरचार्ज 10%, 3 करोड़ 36 लाख 60 हजार। इनकम बढ़ रही है 20 लाख से और लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है 21 लाख 60 हजार। रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कितने पर 20 लाख, दैट इज 3 करोड़ 65 लाख। अगर एग्जैक्टली 10 करोड़ इनकम है सरचार्ज 5% लगेगा आपका। अब क्या हो रहा है कि 10 करोड़ से इनकम बढ़ रही है तो सरचार्ज का रेट 5 से 10 हो रहा है और पूरा टैक्स जो था मेरा उससे 10% सरचार्ज लग रहा है, जिससे मेरी लायबिलिटी जबरदस्त इंक्रीज हो रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इनकम है 10 करोड़ 25 लाख, टैक्स है 3 करोड़ 60 लाख 50 हजार, सरचार्ज है 10%, ये हो गया 3 करोड़ 38 लाख 25 हजार। यहां कोई रिलीफ नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? इनकम बढ़ रही है 25 लाख से और लायबिलिटी बढ़ी कितने से 23 लाख 25 हजार। आई होप दिस इज क्लियर। ये रिलीफ तो आपको हर साल मिलेगा ना, कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। 87A मार्जिन रिलीफ, ये कह रही है रिलीफ वगैरह किस सेक्शन में लिखे हुए हैं। मेरा क्वेश्चन है जो टैक्स रेट लिखे होते हैं किस सेक्शन में लिखे होते हैं? जो फाइनेंस एक्ट होता है उसमें एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में टैक्स रेट दिए होते हैं और वहीं पर ये रिलीफ दिए होते हैं। एंड दिस शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंस एक्ट।
जो टैक्स रेट, मार्जिनल रिलीफ, these are given in the schedule to the Finance Act. एक रिबेट है आपका 87A में, assessee being an individual resident in India. This relief is not available for non-residents. Is it available for HUF? No. It's only for individual. एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज किया, HUF का केस दे दिया और स्टूडेंट्स ने 87A रिलीफ दे दिया. This is only for individual who is a resident in India, whose total income does not exceed rupees 5 lakhs, shall be entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or rupees 2,000 whichever is less. बताइए, मैं एक इंडिविजुअल हूं, ये इनकम 2,70,000 है, एज 40 ईयर्स, 2,70,000 मेरी इनकम है, टैक्स बना 2,000 रुपए और 87A मेरी बेट कितनी हो गई? 2,000 रुपए. एक ए है, एज 50 ईयर्स, टोटल इनकम 275, 275 पर टैक्स है 2,500 रुपए, रिबेट रिलीफ अंडर 87A 2,000 रुपए, 500 रुपए बन गया. इससे 3% एजुकेशन टैक्स लग जाएगा आपका. बताइए, मेरी टोटल इनकम सिर्फ लॉटरी से आ रही है, लॉटरी 30% टैक्स रेट लगता है. लॉटरी इनकम सिर्फ 4 लाख रुपए है. 87A रिबेट मिलेगी या नहीं? मिलेगी. इट सेज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख. अगर मेरी सिर्फ लॉटरी इनकम रही 4 लाख, लॉटरी इनकम पर सीधा 30% टैक्स लगता है. 4 या 12, 1,20,000. बताइए, उसमें 2,000 का रिबेट देंगे या नहीं? आप देंगे. मेरी सिर्फ इनकम और ये लॉन्ग टर्म कैप गेन जो 20% टैक्सेबल है, और लॉन्ग टर्म कैप गेन की टोटल इनकम मेरी 5 लाख से कम है, 2,000 का रिबेट मिलेगा या नहीं? मिलेगा. और लोग सोचते हैं ये सैलेड क्लास के लिए होता है. It's for everyone, all income. If total income does not exceed rupees 5 lakh, exactly 5 लाख इनकम है, रिबेट मिलेगी या नहीं? मिलेगी. एजुकेशन से रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है या नहीं? वो जब रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन देखेंगे तब कर लेंगे. ये कह रहे ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ इनकम टैक्स. क्यों लिखा है यहां पर? मेरी इनकम है सिर्फ 2,60,000, टैक्स कितना बना? 1,000 रुपए. 100% ऑफ दैट 1,000 रुपए और 2,000 जो भी कम है 1,000 रुपए. एजुकेशन सेस. बताइए, एजुकेशन सेस किस लिए इकट्ठा किया जाता है? फॉर एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन. और वाकई में ये यूज होता है एजुकेशन. आपने सुना होगा फ्री मील्स, और दो मील्स बड़े खराब होते हैं इनके, फ्री यूनिफॉर्म देते हैं, वो सब इसी सेस से दिया जाता है. तो एजुकेशन सेस किस पर लगेगा? सब पर लगेगा. अगर इनकम टैक्स आपका 1,000 में बन रहा है तो भी एजुकेशन सेस लगेगा. इन ऑल द अबव केसेस the income tax computed above has increased by surcharge, if any, and after allowing the marginal relief, shall be further increased by education cess of 3%
फॉर असेसमेंट ईयर 15-16। ये कह रहे हैं एजुकेशन सेस के दो पार्ट होते हैं, हायर एजुकेशन वाला और वैसा तो है राउंडिंग ऑफ इनकम टैक्स, सॉरी राउंडिंग ऑफ इनकम। बताइए इनकम को राउंड ऑफ किसमें करते हैं? नियरेस्ट 10 रुपीज। अगर लास्ट फिगर 5 है, एग्जैक्ट 5, नेक्स्ट हायर में करेंगे या लोअर में? The taxable income shall be rounded off to the nearest multiple of 10, and for this purpose, any part of a rupee consisting of a paise shall be ignored. And thereafter, if such amount is not a multiple of 10, then if the last figure in that amount is 5 or more, तो क्या करेंगे? The amount shall be rounded off, increased to the next higher amount, which is a multiple of 10. If the last figure is less than 5, then it should be reduced to next lower amount, which is a multiple of 10. तो ये टैक्स को भी हम राउंड ऑफ करते हैं या नहीं? करते हैं। Any amount payable and the amount of refund due under the provision of this act shall be rounded off to the nearest multiple of 10. और यहां पर भी सेम प्रिंसिपल है। अगर आखिरी फिगर 5 या उससे ज्यादा है तो क्या करेंगे? नेक्स्ट हायर 10 में राउंड ऑफ करेंगे। अगर 5 से कम है तो लोअर 10 में राउंड ऑफ करेंगे। So friends, this was a basic introduction. Please, we are continuing. We'll be starting with the chapter of capital gain. Capital gains, because this is a very, very vast course. हमें लास्ट में भागना पड़ता है, इन द सेंस टॉपिक्स बड़े फास्ट कवर करने पड़ जाते हैं। तो लेट्स नॉट रीच दैट सिचुएशन कि हम एंड में टॉपिक्स रश थ्रू करें। प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो कोर्स एज पर शेड्यूल और राइट स्पिरिट में हो जाएगा हमारा। कैपिटल गेन, आपने कैपिटल गेन आईपीसीसी में भी किया होगा, बट टू माई अंडरस्टैंडिंग, माई एक्सपीरियंस, आईपीसीसी में आपने इनकम टैक्स को रटा था, मगअप किया था, बट एट द फाइनल लेवल हम कैप गेन स्टडी करेंगे एट द मैक्रो लेवल। तो फाइनल लेवल पर हम कैप गेन्स को पढ़ेंगे एट द मैक्रो लेवल। आपने सुना होगा अबाउट द फाइट बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो आपने सुना होगा जो झगड़ा हुआ दो भाइयों के बीच, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। वो झगड़ा किस इशू पर था? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑल्दो धीरू भाई अंबानी की 15 और भी कंपनियां थी, बट जो मेन झगड़े की जड़ थी वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रीजन ये था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का लैंड था। तो इस बार लैंड था बड़ा जबरदस्त, पूरे बॉम्बे से बाहर, बॉम्बे के अंदर रिलायंस के पास जो लैंड है दैट वॉज वैल्यूड एट 2 लाख करोड़। और दोनों भाई इस फ्लैगशिप कंपनी पर लड़ रहे थे। और बताइए अल्टीमेटली रिलायंस का डिवीजन हो गया या नहीं? नहीं हुआ। मुकेश अंबानी को रिलायंस मिली, अनिल अंबानी को बड़ी सारी और कंपनियां दे दी गई, बट ही इज स्टिल अनहैप्पी बिकॉज जो मेन लैंड है, जो मेन पैसा है, दैट इज इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2 भाइयों में नहीं बट पाई। क्यों नहीं बट पाई वो आप पढ़ेंगे
इन द चैप्टर ऑफ कैप गेन्स। तो बेसिकली मुझे कैप गेन्स में ये नहीं कराना कि पर्सनल इफेक्ट क्या होता है, ट्रांसफर कब होता है, ऑल दो थिंग्स, और दो कराऊंगा मैं आपको, उसके बिना आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बट जो मेरा मेन एम है वो है इश्यूज जो मैक्रो लेवल पर आते हैं। आपके दो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। यू हैव टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, नेमली कैश सिस्टम एंड accrual system, which is also called mercantile system. आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैप गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बताइए कहां मेरे पास चॉइस होती है, किस हेड में मेरे पास चॉइस होती है टू फॉलो कैश सिस्टम और एक्रूअल सिस्टम? पीजीबी। आर द चॉइस टू फॉलो कैश सिस्टम और एक्रूअल सिस्टम। अदर सोर्सेस मेरी चॉइस होती है टू फॉलो कैश सिस्टम और एक्रूअल सिस्टम। कैप गेन्स ये किस बेसिस पर टैक्सेबल होते हैं? एक्रूअल बेसिस। कैप गेन्स आर ऑलवेज टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। हाउस प्रॉपर्टी, एक्रूअल बेसिस। सैलरी, received or due, whichever is earlier. So for PGBP, profits and gains of business operation, and for income from other sources, I have a choice either to follow cash system or to follow the accrual system. But for cap gains, I am bound to follow accrual system only. For house property, I am bound to follow accrual system only. Sorry, house property. And for salary, due or received, whichever is earned. कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 45(1). चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? जो चार्ज क्रिएट करता है, जो ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड कैप गेन। सेक्शन 45(1) चार्जिंग सेक्शन है कैप गेन का। इट इज सेक्शन 45(1) is the charging section of cap gain, and it provides as under any profits and gains arising from transfer of a capital asset effected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head cap gains. किस साल में? In the previous year in which the transfer took place. यानी पैसा कभी भी मिले, that's irrelevant. Cap gains are taxable in the year in which transfer took place, and therefore cap gains are taxable on accrual basis. So any profits and gains arising from transfer of a capital asset effected in the previous year shall be chargeable under the head cap gains in the previous year in which the transfer took place. लॉ फिर डिफाइन करता है व्हाट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर कब माना जाएगा? लॉ डिफाइन करता है कैपिटल एसेट क्या होता है। लॉ डिफाइन करता है कैपिटल एसेट क्या होता है। इधर देखिएगा, आपने सुना होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह
हंसी मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने का अलाउ कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज अलाउड द फॉरेनर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। आज बताइए, इंडियन स्टॉक मार्केट पर फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं? यस और नो? द आंसर इज नो। और तो आप सुनते आते हैं कि फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट पर फॉरेनर्स फ्रीली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। रीजन है, अगर फॉरेनर्स को आप अलाउ कर देंगे, जो बाहर टेररिस्ट बैठे हुए हमारे, जो बाहर टेररिस्ट बैठे हुए हैं, उनके पास इतना पैसा है, वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के शेयर एक्वायर करके कंपनी ही टेक ओवर कर जाएंगे। और यही फियर पूरी दुनिया में है। इवन यूएस में भी अगर आप सिंपली इन्वेस्ट करना चाहें, नहीं कर सकते आप, बिकॉज एवरी कंट्री इज अफ्रेड ऑफ टेररिज्म। और जो दुबई में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जो दाऊद वगैरह, इनके पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा है। और अगर फॉरेनर्स को फ्रीली अलाउ कर दें टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ये धीरे धीरे कंपनी की स्टेक इतनी ले जाएंगे, कंट्रोल कर जाएंगे कि कंपनी की कंट्रोल में आ जाएगी। एंड देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड फॉर दैट रीजन इवन बाहर की गवर्नमेंट्स भी हर फॉरेनर को अलाउ नहीं करते टू इन्वेस्ट इन देयर स्टॉक एक्सचेंजेस। इंडियन गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंजेस को अलाउ करती है किसको? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम एब्रीविएट करते हैं एज FII। FII को इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया का ऑफिशियल गैजेट है, जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट होता है, उसमें नोटिफाई करती है कि मॉर्गन स्टैनले फंड बीइंग अ FII, हम नोटिफाई कर रहे हैं एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बताइए, क्या किसी को भी गवर्नमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अप्रूव कर देती होगी? नो। इनके रूल्स हैं, इनकी गाइडलाइंस हैं कि आपके पास कम से कम $4 बिलियन, आप FII हम आपको तब नोटिफाई करेंगे जब आपके पास पूरे वर्ल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो कम से कम $4 बिलियन है। यानी आपने जो डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कम से कम $4 बिलियन की होनी चाहिए। नंबर 2, आपका कम से कम इतने साल का इन्वेस्टमेंट करने का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। नंबर 3, आपकी इतनी कंट्रीज में प्रेजेंस होनी चाहिए। नंबर 4, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस किसी भी कंट्री में लॉज नहीं होना चाहिए। इस तरह की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, और इन गाइडलाइंस को आप सेटिस्फाई करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट देन नोटिफाई यू एज अ FII। एक बार आप FII नोटिफाई हो गए, देन यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंजेस विदाउट द परमिशन ऑफ एनीवन। बताइए, आज कोई फॉरेनर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, कर सकता है या नहीं? कर सकता है, विद द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रीली इन्वेस्ट नहीं करने देते आप। FII, यस, हम आपको अप्रूव कर देंगे पहले इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। वंस वी अप्रूव यू, हमारी कंडीशन होगी कि आप बाहर से पैसे लेके आइए और वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, फिर हम आपको रोकेंगे नहीं। आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी, ऑल्दो बीजेपी हमेशा स्वदेशी का गाना गाती रही,
and that is why they were not voted to power. पर नरेंद्र मोदी उसे अपने पूरे कैंपेन में बात की कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आती है, FII इंडिया में पैसा लाते हैं, वो पैसा कहां गया? हमारा इंडियन इकोनॉमी में आ गया ना, पैसा इंडियन इकोनॉमी में आ गया, तो फॉरेन फंड इंडियन इकोनॉमी में फ्लो कर गए और इंडिया से ग्रो करती है। अब क्या है देखिए, हम करेंगे अगले 2-3 लेक्चर में एक सेक्शन है 1038 सभी के लिए। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर बेचते हैं, लॉन्ग टर्म है, तो कैपिटल्स आपके एग्जेम्प्ट होते हैं। एक सेक्शन है 111A, अगर स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर बेचते हैं आप, कैपिटल शॉर्ट टर्म है आपके, देन टैक्स रेट इज 15%। ठीक है। अब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है, पर ये क्या थी अमेंडमेंट से पहले? फाइनेंस एक्ट 14 से अमेंडमेंट आई है, जो डिलीट हुए ना वर्ड, देखिए स्ट्राइक तो मैंने दिए हुए हैं, ये वर्ड डिलीट हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। प्लीज सी, ये जो वर्ड स्ट्राइक थ्रू में लिखे हैं, स्ट्राइक थ्रू, ये डिलीट हो गए हैं, उसकी जगह वर्ड इन बोल्ड ऐड हो गए हैं। ये अमेंडमेंट हुई है फाइनेंस एक्ट 14 से। लेट अस फर्स्ट सी द रीजन अमेंडमेंट क्यों आई। देखिए क्या लिखा था, कैपिटल एसेट मीन्स property of any kind held by an assessee, whether or not connected with his business profession, but does not include stock in trade. यानी कैपिटल में क्या नहीं आता था? स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। कैपिटल में स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। क्यों नहीं आता स्टॉक इन ट्रेड? स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे तो कौन सी इनकम होगी आपको? बिजनेस इनकम हो। तो कैपिटल एसेट विल नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। बताइए, कैपिटल में स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता, कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। अब देखिए क्या लिटिगेशन शुरू हुई। ये फॉरनर है, FII है, FII इंडिया में आया, उसने शेयर में इन्वेस्ट किया, शेयर बेचे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को वो क्या करेगा? 1038 में एग्जाम करा लेगा, शॉर्ट टर्म को 15% टैक्स। बट जो हमारे इनकम टैक्स वाले हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप तो रोज ही शेयर बेचते खरीदते हैं, आप तो रोज ही शेयर खरीदते बेचते हैं, इसलिए शेयर आपके क्या बन गए? ये स्टॉक इन ट्रेड बन गए। और एओ ने क्या किया होगा बताइए? लॉन्ग टर्म कैपिटल पे 1038 नहीं दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल पे 15% टैक्स नहीं लगाया। उसने क्या किया? सारी इनकम को क्या मान लिया? बिजनेस इनकम मान लिया। उस पर टैक्स किया एट द रेट ऑफ 30%। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। जो FII हैं, आपने सुना होगा रोज ही शेयर खरीदते रहते, बेचते रहते हैं। ये दिखा रहे थे अपने शेयर एज कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म पर 1038 क्लेम कर रहे थे, शॉर्ट टर्म पर 15% टैक्स लगा रहे थे। बट जो हमारा असेसिंग ऑफिसर, उसने कहा कि आप तो सर रोज शेयर खरीदते बेचते हैं, तो शेयर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं मानूंगा मैं, कैपिटल एसेट नहीं मानूंगा मैं, ये क्या है आपका? स्टॉक इन ट्रेड है। इसलिए उसे पूरी इनकम, दिस इनकम को क्या माना? बिजनेस इनकम मान लिया और इसे टैक्स कर दिया एट द रेट ऑफ 30%। अब फॉरनर कहता है कि मैं इंडिया आ रहा हूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपसे झगड़े थोड़ी करने आ रहा हूं, मैं लिटिगेशन थोड़ी करने आ रहा हूं इंडिया, मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। और आप बिना बात पे इस तरह के व्यूज ले रहे हैं। और ये व्यू
FII इनकम दिखा रहे थे कैपिटल एसेट की, मतलब कैप गेन्स में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। AO कह रहा था कि आप तो रोज ही शेयर खरीदते बेचते हैं, इसे शेयर आपका कैपिटल एसेट नहीं मानूंगा मैं, ये स्टॉक एंड ट्रेड है। और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एसेट मींस इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट स्टॉक एंड ट्रेड। चलिए फर्स्ट लेक्चर में आप लीव तक ऑफ हियर, ठीक है। So being the first lecture, I will not pressure you much. So we will stop here.